ज्योति, आवाज आ रहा है ज्योति? हाँ सर। ओके चलो। चलो सप्लाई अंडर जीएसटी पढ़ाई कर लेते हैं। सप्लाई बहुत ही वाइटल पार्ट है, जानते हो ना। इन जीएसटी पर्सपेक्टिव सप्लाई बहुत ही वाइटल पार्ट है। स्क्रीन शेयर हुआ है ना? यस। स्क्रीन शेयर, ओके ओके ओके। अच्छा, सबको नोट मिला? क्लास नोट्स, क्लास नोट्स का पीडीएफ सबको मिला ना? यस। ओके, मैं शेयर कर दिया। उसमें पुराना जो नोट्स है वो भी है, उसके साथ एडिशन होते होते जा रहा है। मतलब एक ही नोट्स का पीडीएफ है जिसमें मैं डेली जो भी क्लास में हम लोग नोट यूज करते हैं उसी नोट को मैंने एक ही पेड में, मतलब जैसे मानो कि लास्ट क्लास में जो हुआ था वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। ओके, तो पहला वाला नोट्स भी है और लास्ट क्लास में जो हुआ था वो भी है और आज जो भी बताएंगे वो भी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, चलो हम लोग बेसिकली डेफिनेशन वाइज देख रहे थे। तो डेफिनेशन वाइज देखने से पहले मैं आपको यही वाला पहले थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग लास्ट दिन सप्लाई एंड टाइप्स में हम लोग जब पढ़ रहे थे, सप्लाई एंड टाइप्स में मिक्स सप्लाई, कॉम्पोजिट सप्लाई, ये सब पॉइंट पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, है ना। कॉम्पोजिट सप्लाई क्या है, मिक्स सप्लाई क्या है, आई होप का आपको याद है। ठीक है, तो आज थोड़ा बात कर लेते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस में। ये जो मेरा नोट्स है ये समरेटिकली कुछ पॉइंट्स का, मतलब क्या बताऊं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, और स्टडी मैट जो है वो थोड़ा डेप्थ में है, उसमें भी डिस्कशन करेंगे। पहले थोड़ा मैं जो समरी है उसमें बात कर लेता हूँ। जैसे मानो कि जब इंपोर्ट ऑफ सर्विस का बात किया जाता है, ठीक है, मतलब लिस्ट ऑफ सप्लाईज एंड टैक्स लायबिलिटी, मतलब इंपोर्ट सर्विस का इंपोर्ट कब होता है, ध्यान से सुनना बात। लास्ट क्लास का कंटिन्यूशन है तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगा बोल के, आप इजी अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो जस्ट देखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का जब बात करेंगे तो यहाँ पर मेन पॉइंट है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस विद कंसिडरेशन इज कंसिडर्ड एज सप्लाई वेदर फॉर पर्सनल और बिजनेस यूज। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, मतलब गुड्स इंपोर्ट करना मतलब क्या होता है, आमदनी करना। मतलब जब हम लोग किसी गुड्स को, जिसको हम लोग आयात कहते हैं ना हिंदी में, बेसिकली जब हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं या फिर सर्विस को इंपोर्ट करते हैं तो उसमें अगर कंसिडरेशन पे करते हैं, अगर हम किसी से कुछ लेंगे तो बदले में कंसिडरेशन तो देंगे ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन, आज बात करेंगे इसमें। ठीक है, ऐसे तो लॉ के क्लास में, बिजनेस लॉ जिन लोग करते हो, स्पेशली सीएम इंटर स्टूडेंट जो लोग इंटर में पढ़ते हो, इसके बारे में ज्यादा। कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न, है ना, समथिंग इन रिटर्न। ये समथिंग इन रिटर्न है, मतलब कोई भी चीज के बदले अब आपको समथिंग इन रिटर्न देना पड़ेगा। तो वही बात कह रहा है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस विद कंसिडरेशन इज कंसिडर्ड एज सप्लाई वेदर फॉर पर्सनल यूज और फॉर बिजनेस यूज। ओके, तो चलो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस में कुछ पॉइंट में थोड़ा सा समरी बनाया, उसको मैं आपके सामने एक बार लिस्ट लगाता हूँ। लिस्ट ऑफ सप्लाईज एंड टैक्सेबिलिटी एक्टिविटीज कंसिडर्ड एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द जीएसटी एक्ट। ऐसे तो जीएसटी में शेड्यूल 3 है, ठीक है, शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2 है एंड शेड्यूल 3 है। ठीक है, तो मैं आपके साथ अभी बात करूंगा शेड्यूल 2 एंड 3 में। 1 में मैं 2 मिनट बाद बात करता हूँ। ठीक है, शेड्यूल 2 एंड 3 पहले देख लो। शेड्यूल 2 बेसिकली उसी की मैटर में बात किया कि एक्टिविटीज कंसिडर्ड एज ए सप्लाई ऑफ जीएसटी गुड्स एंड सर्विस अंडर जीएसटी एक्ट। ठीक है, तो इसमें मेन चीज क्या है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, मतलब टाइटल का मतलब क्या है, टाइटल का मतलब ओनरशिप। टाइटल का मतलब बेसिकली क्या है, ओनरशिप। जब आप किसी को गुड्स के साथ साथ गुड्स का ओनरशिप भी ट्रांसफर कर देते हो
गुड्स के साथ साथ गुड्स का ओनरशिप भी ट्रांसफर करते हो, तब उसको आप बेसिकली ट्रांसफर कहते हो, ठीक है। तो उसको भी जीएसटी में सप्लाई के अंदर लिया गया। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट में अगर मैं बात करूं, आपको समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है, कि हम लोग मेनली अभी क्या डिस्कशंस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में हमें ये तो पता होना चाहिए कि सप्लाई कब हो रहा है। आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कितना वैराइटीज काइंड्स ऑफ सप्लाई हो सकता है, और क्योंकि वैराइटीज काइंड्स ऑफ सप्लाई है, उसके कारण सप्लाई में चेंजेस भी है। मतलब अगर आप अलग अलग डेफिनेशंस को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि कितना वैराइटीज ऑफ सप्लाई हो रहा है। ओके, तो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट में बिजनेस एसेट ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ विद और विदाउट कंसिडरेशन, मतलब जब बिजनेस एसेट ट्रांसफर होता है या फिर डिस्पोज करना, मतलब अल्टीमेटली वो एसेट आप किसी से चला जाना, कंप्लीट हो जाना, मतलब वो पर्टिकुलर एसेट अभी और किसी एक के पास नहीं रहेगा, दूसरे के पास चला जाएगा, या फिर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाना। तो बिजनेस एसेट का डिस्पोज ऑफ होने के बारे में मैंने डिस्कस किया था, जब मानो कि एक प्लांट एंड मशीनरी टाइप्स में कुछ चीज कंप्लीटली एक रद्दी दाम में, ठीक है, सेल ऑफ हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं डिस्पोज करना, ठीक है। जिसको हम लोग डिप्रिसिएशन में कहते हैं ना, डिप्रिसिएशन अकाउंट में हम लोग उसको क्या कहते हैं, सैल्वेज कहते हैं ना, सैल्वेज वैल्यू। तो बेसिकली सैल्वेज का भी ना प्लांट एंड मशीनरी लेवल पे अगर एक 100 करोड़ का मशीन है, उसका सैल्वेज वैल्यू भी 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास हो जाते हैं। इसीलिए उसका भी वैल्यूएशन है, जो जिसके बारे में मैं बताया था आपको लास्ट क्लास में, जो भी हो। तो पॉइंट ये है कि बिजनेस एसेट ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ विद और विदाउट कंसिडरेशन। अगर आप कंसिडरेशन लेके भी ट्रांसफर करते हो तो भी सप्लाई, अगर आप बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई करते हो तो भी सप्लाई। तो ये बात करेंगे कि कब बिना कंसिडरेशन का भी सप्लाई हो सकता है। नॉर्मली कंसिडरेशन होके ही सप्लाई होगा, बिना कंसिडरेशन का नॉर्मली सप्लाई होता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा भी सिचुएशन है जब विदाउट कंसिडरेशन को भी हम लोग सप्लाई मानेंगे। इफ द ओनर सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन, अगर ओनर जो है बिजनेस का वो अगर टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स में क्या पॉइंट आप देख रहे हो ना, कि इफ द ओनर सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, दैट मींस जो बिजनेस का ओनर है अगर वो एक टैक्सेबल पर्सन है, टैक्सेबल पर्सन मींस जीएसटी रजिस्टर्ड, जीएसटी रजिस्टर्ड, और जीएसटी फाइल भी करते हैं, जीएसटी रजिस्टर्ड भी है एंड जीएसटी का फाइलिंग है, मतलब सरकार को जीएसटी पेमेंट करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ओनर सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, देन हिज बिजनेस एसेट विल बी अज्यूम्ड टू बी सप्लाइड टू हिम इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ओके, दैट मींस अगर ओनर जो है वो एक टैक्सेबल पर्सन है, अगर बाई चांस उसका टैक्सेबल पर्सन मतलब टैक्सेबिलिटी छीन भी लिया जाता है, ठीक है, अगर बाई चांस छीन भी लिया जाता है तो भी उसका बिजनेस एसेट जो भी उसको ट्रांसफर किया जाएगा उसको सप्लाई ही माना जाएगा। चलो आगे आगे इसका पूरा क्लैरिटी आपको आ जाएगा। जस्ट कुछ पॉइंट आपको आपके साथ मैं एक बार समरी के लिए डिस्कस कर लेता हूँ। दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस ऐसा है जब बिजनेस इज ट्रांसफर टू अनदर पर्सन, अगर बिजनेस एक दूसरे अपना बिजनेस को ही आप किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहे हो, अपना बिजनेस को आप किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो, तब उसको सप्लाई नहीं माना जा रहा है। बिजनेस इज कैरिड बाय ए टैक्सेबल रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई टैक्सेबल रिप्रेजेंटेटिव आपका बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है तो उस केस में भी इसको प्रॉपर वे में सप्लाई नहीं कहा जा सकता है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी, मतलब एओपी बीओआई है ना, एओपी एंड बीओआई, ओके, बीओपी नहीं है बीओआई है, ठीक है। एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसके बारे में हम लोग इनकम टैक्स में चर्चा कर चुके हैं, इनकम टैक्स हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड, मतलब उसका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रॉपरली हुआ नहीं है, तो ऐसा केस में भी ये एप्लीकेबल होना मुश्किल हो जाते हैं। तो बेसिकली यही शेड्यूल 2 में ये वाला पॉइंट डिस्कशन किया, इसका सारा डिटेल्स में अभी आज चर्चा करूंगा आप लोगों से कि सप्लाई एंड लिस्ट ऑफ सप्लाईज एंड टैक्सेबिलिटी एक्टिविटीज कंसिडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स एज पर शेड्यूल 2। इसमें ट्रांसफर किसको कहा जाता है उसके बारे में हम लोगों ने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स क्या है एंड ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट क्या है। पर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट में हम इसको इंक्लूड नहीं करते, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट में हम इनको डिस्कस नहीं करते, मतलब किसी और व्यक्ति को अपना बिजनेस ट्रांसफर करना या फिर बिजनेस इज कैरिड बाय ए टैक्सेबल रिप्रेजेंटेटिव, अगर आपका बिजनेस कोई लॉयर, ठीक है, कोई टैक्स लॉयर या फिर कोई सीएस किसी का बिजनेस को बेसिकली देख रेख कर रहा है, तो उस केस में उसको बिजनेस ट्रांसफर, बिजनेस एसेट ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो वो बेसिकली देख रेख करता है, बदले में अपना फीस लेता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, एक्टिविटीज कंसिडर्ड एज ए सप्लाई of service as per schedule 2, transfer and transfer of right in goods without transfer of title। सपोज आप किसी को राइट दे रहे हो लेकिन
टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहे हो। यहाँ पर हम लोग सर्विस का बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना। हाँ, सप्लाई ऑफ सर्विस, ओके। एक्टिविटीज कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब गुड सर्विस नहीं हो रहा है, सर्विस सप्लाई हो रहा है। तो अगर किसी को आप ट्रांसफर करते हो कोई गुड्स, ठीक है, लेकिन गुड्स नहीं दे रहे हो, उसका राइट दे रहे हो, उसका राइट दे रहे हो। गुड्स का ओनरशिप जो है वो नहीं दे रहे हो, उसका अधिकार दे रहे हो। सपोज आपके पास एक कार है, यू हैव ए कार। अगर आपके पास एक कार है, ये जो कार है, ये कार का, ठीक है सर, ये कछुआ जैसा देख रहा है मेरा कार, कोई बात नहीं, आपको गाड़ी समझ आ जाना चाहिए। ये कार, ये न्यू डिजाइन का कार है, ठीक है। ये कार आप किसी को दे रहे हो, लेकिन बदले में आप इसका ओनरशिप नहीं दे रहे हो। आप कार किसी को टोटली नहीं दे रहे हो, बदले में एक राइट दे रहे हो कि हाँ तुम इस कार को यूज कर सकते हो। बदले में कुछ अमाउंट या फीस जो भी आप लेते होंगे, रेंट वगैरह जो भी आप लेते होंगे, आप ले सकते हो। लेकिन बेलमेंट जैसा, हाँ, यू कैन से काइंड ऑफ दैट, ठीक है, बेलमेंट जैसा भी बोल सकते हो। हाँ, कि मतलब आप बेसिकली राइट दे रहे हो लेकिन ओनरशिप नहीं दे रहे हो। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, ठीक है, गुड्स नहीं दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो। तो उसको शेड्यूल 2 में कहा जाता है। तो ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, बेलमेंट जैसा। बेलमेंट में जैसे बेलर बेली का केस होता है, या फिर कोई और भी केस हो सकता है, बेलर बेली ही बोल सकते हो आप। लैंड एंड बिल्डिंग में देखो, लीज देना, किसी को अपना घर लीज देना, रेंट देना, टेनेंसी देना, ईजमेंट देना, लाइसेंस देना, टू ऑक्यूपाई लैंड, मतलब पर्टिकुलर उस घर को यूज करने के लिए आप सब कुछ दे रहे हो, लेकिन आप लैंड या बिल्डिंग का ओनरशिप नहीं दे रहे हो। लैंड और बिल्डिंग का जो ओनरशिप है वो नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो। लीज और लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग में बिल्डिंग इंक्लूड कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में भी आप बिजनेस के लिए दे सकते हो। रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस, इसमें कोई मना नहीं है कि रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को बिजनेस के लिए देने में कोई मना नहीं है। यूज आइदर होली और पार्टली, या तो आप टोटली उस पर्टिकुलर इसको बिजनेस के लिए यूज करते हो, या फिर आप मतलब 50-50 करते हो, थोड़ा रहते हो, थोड़ा बिजनेस के लिए यूज करते हो। अगर ऐसा भी बात है तो भी उसको ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, मतलब उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अब बात समझ पा रहे हो ना, जो भी डिस्कशन चल रहा है। शेड्यूल 2 में किस किस को सप्लाई के बारे में बोला, पहले हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में लिटिल बिट डिस्कशन किया, अभी सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। क्या आप सबको पॉइंट समझ में आ रहा है? यस और नो प्लीज बताओ। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स जिसको सप्लाई ऑफ सर्विस में बताया जा रहा है। आप लोग चुप हो क्या, समझ में कोई दिक्कत हो रहा है समझने में? डिंकी, ज्योति, नो सर। ज्योति समझ में आ रहा है? ज्योति, हाँ सर, हाँ सर। ओके, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट का जब बात हो रहा है, द ओनर यूजेस और अलाउज टू यूज बिजनेस एसेट फॉर पर्सनल यूज। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट में क्या बता रहा है, द ओनर यूजेस और अलाउज टू यूज बिजनेस एसेट। ओनर जो है वो बिजनेस एसेट को यूज करने के लिए दे रहा है, या फिर उसको वो अपने पर्सनल पर्पस में यूज कर रहा है, उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जा रहा है। मतलब बिजनेस से पर्सनल लेवल पे आना, मतलब आपका ओन बिजनेस था, वहीं से आप अपना पर्सनल लेवल पे ला रहे हो। आपका बिजनेस लेवल से आप उसको अपना पर्सनल लेवल पे ला रहे हो, उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे जब जब सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, तब तक जीएसटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। आप बात समझ रहे हो ना? जब जब सप्लाई ऑफ सर्विस या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स का कॉन्सेप्ट आएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस और सप्लाई ऑफ गुड्स का कॉन्सेप्ट आएगा, तब तब जीएसटी पिक्चर में आ सकता है, तब तब जीएसटी कैन कम इनटू पिक्चर। इसीलिए सप्लाई क्या है नहीं है ये क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, यहां पर थोड़ा ध्यान देना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और कॉम्प्लेक्स इंटेंडेड फॉर सेल टू ए बायर होली और पार्टली, मतलब आप बेसिकली कंस्ट्रक्शन कर रहे हो बिल्डिंग का या फिर कॉम्प्लेक्स का, बट बेसिकली आप इसको बेचना चाहते हो बायर को, या तो कंप्लीटली या फिर कुछ पार्ट, तो उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। टेम्पोररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब बेसिकली दिमाग का खेल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब बेसिकली दिमाग का खेल। दिमाग का खेल क्या है?
दिमाग का खेल क्या है? दिमाग का खेल मतलब आपके पास कुछ नॉलेज है, ठीक है, आपके पास कुछ स्पेशल नॉलेज है, तो जब आप अपना स्पेशल नॉलेज किसी के साथ शेयर करते हो या फिर किसी को यूज करने के लिए इसको ट्रांसफर करते हो, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये वाला टेम्पोररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सर कुछ एग्जांपल दो ना इसका। सर पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, ठीक है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब हो जाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। गुडविल आएगा, हाँ बोलो। गुडविल हाँ आएगा। हाँ हाँ, गुडविल भी दे सकते हो, गुडविल भी दे सकते हो, किसी को अपना गुडविल यूज करने के लिए दे ही सकते हो, है ना। तो बेसिकली जब आप किसी को अपना ट्रेडमार्क दे रहे हो तो साथ में गुडविल तो दे ही रहे हो ना। ट्रेडमार्क के साथ गुडविल भी तो जा रहा है, तो जो भी हो, जैसे मानो कि मूवीज का, ठीक है, एक मूवी बनाते हैं हीरो एंड डायरेक्टर मिला के, तो सपोज वो अपने पब्लिशर को, हीरो और डायरेक्टर मिला के जब वो मूवी को बना लिया, पब्लिशर को बेसिकली अपना कॉपीराइट दे देता है, या फिर किसी और को, जैसे कोई सिंगर गाना गाते हैं, फिर गाना गा के अपना कॉपीराइट ट्रांसफर करते हैं ना, तो टेम्पोररी ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग दी यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। या फिर मानो कोई एक पर्टिकुलर गाना ऐसा होता है ना, एक सॉन्ग किसी एक मूवी में यूज किया है, एक सॉन्ग मानो कि एक ओल्ड मूवी में यूज किया गया है, लेकिन करेंटली आप एक मूवी बनाना चाहते हो, यू वांट टू बिल्ड ए न्यू मूवी, आप एक न्यू मूवी करना चाहते हो, और आपका इच्छा है कि ये न्यू मूवी में आप वो वाला गाना देना चाहते हो, तो अगर अब इस न्यू मूवी में वो गाना देना चाहोगे ना, तो आपको ये ओल्ड मूवी का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो लेना पड़ेगा। दिस इज द, मतलब ये नियम है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टेम्पोररीली ओनली फॉर दिस मूवी। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम में कितना भी मूवी आप बनाते चलो, ठीक है, और उसमें आप ऐसे यूज करते जाओगे। रिसेंटली एक वो बादशाह ने एक गाना बनाया, आप लोग जानते हो ना, बादशाह फेमस आपका बेसिकली क्या सिंगर है वो, अरे रैपर। रैपर, रैपर। बादशाह ने, बादशाह और अपना जैकलिन फर्नांडिस मिलके एक वीडियो म्यूजिक लॉन्च किया, वो क्या बोलते हैं, बड़ो लोकेर बीटी लो बोल के एक फेमस बंगाली गाना है, हम लोग बचपन में बहुत करते थे, ठीक है, वो बड़ो लोकेर बेटी लो लंबा लंबा चूल बोल के एक गाना है। तो ये वाला जो गाना है, ये एक बीरभूम डिस्ट्रिक्ट बोल के बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है, उस बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में एक इंसान है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने, बहुत पुराना गाना है, उनका एज हो गया करीब 80s के आसपास, तो उनका गाना है, लेकिन इन्होंने इन लोगों, मतलब ये बादशाह ने या फिर इसके बाद ये गाना बहुत लोगों ने यूज किया, लेकिन ये गाना नेशनल लेवल पे इतना फेमस हो जाएगा, ये शायद ये बीरभूम का वो रीजनल सिंगर को भी नहीं पता था, ठीक है, लेकिन ये बादशाह का मतलब जरूरी था कि वो पहले बीरभूम जाके इस इंसान से, बीरभूम का जो फेमस सिंगर थे या फिर अभी भी जिंदा है ये, तो उनसे ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रहना चाहिए था। बाद में जब आवाज उठा ना, जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आवाज उठा, तब बादशाह ना इनसे पर्सनली पर्सनली मीट किया या फिर बात किया फोन में, मुझे जितना पता है ये फोन में बात किया, और शायद पेमेंट करने के बारे में कुछ बोला था इनको, लेकिन इन्होंने कुछ पेमेंट लिया नहीं, लेकिन इनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इनका गाने को जिस तरह से पेश किया गया, इनका गाने का मतलब ये इनका कहना है कि नहीं, इस तरह से नहीं करना चाहिए था, जो भी हो, डिफरेंट मैटर, बट आई थिंक आपको इंटेलेक्चुअल मैटर समझ में आ रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर गाने का कॉपीराइट इनके पास था। आप लोगों ने गाना सुने हो ना, बोलो हाँ सर, ये कौन नहीं सुनेगा। यस सर। हाँ, ये सब चीज में तो आप लोग आगे हो, देखो, जैसे ही मैं थोड़ा, मतलब कैसे में, जैसे मैं जैकलीन का नाम लिया, बादशाह का नाम लिया, सबका एकदम इंटरेस्ट आ रहा था, और इतना देर से जब मैं सिर्फ जीएसटी रिलेटेड कुछ मैटर में बात कर रहा था, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुंह में हंसी भी नहीं था। हाँ, जैसे ही एकदम बड़े लोग के बेटी लो बोल दिया, इमनी संग संग एकदम सबका एकदम मुंह में हंसी, मुझे दिख रहा है यहाँ से हंसी, सबका एकदम फुला हुआ, जो भी हो, मैटर समझ में आया, इतना काफी है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक बिल्डिंग या लैंड, अगर आप किसी को अपना लैंड या बिल्डिंग रेंट में देते हो, तो वो नॉर्मली, एक सेकेंड, हाँ ठीक है,
वो भी नॉर्मली रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी भी सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाते हैं, ठीक है। लैंड हो जाता है उसमें, बिल्डिंग हो जाते हैं, आप रेंट पे देते हो, लैंड बिल्डिंग वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान में देखना कि रेंटेड रेसिडेंस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। मतलब अगर जो लोग रेसिडेंस को, मतलब रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो लोग रेंट लेते हैं ना, रेसिडेंशियल रेंट, मतलब अगर आप अपने घर में किसी को रेसिडेंस के लिए रेंट देते हो तो उस केस में उसको सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाता, उसमें जीएसटी नहीं है, इसमें जीएसटी नहीं है। इस पे याद रखना, रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे जीएसटी नहीं लगता। रेसिडेंशियल बिल्डिंग का जो रेंट है वो जीएसटी से बाहर है। ओके, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, अगर आप किसी के लिए कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करके देते हो, ठीक है, लाइक कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकते हैं, ऐप हो सकता है, ये सारा का सारा सर्विस माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और कैन बी कम्स अंडर दी जीएसटी परव्यू। एग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट नॉन कंपीटिंग कंपटीशन एग्रीमेंट, व्हाट इज दिस सर? एग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट नॉन कंपटीशन एग्रीमेंट, ये क्या है जानते हो? ध्यान से देखो, सपोज ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के केस में होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। जस्ट इमेजिन कि आप पेप्सी में काम करते हो या कोको कोला में काम करते हो, ठीक है, तो आपका एम्प्लॉयर कौन है? पेप्सी और पेप्सी है, चलो पेप्सी को, आप पेप्सी को में काम करते हो, आपका एम्प्लॉयर है पेप्सी को, आप पेप्सी को का एम्प्लॉय हो, और कोई आम मतलब नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं, वन ऑफ दी मतलब बहुत ही खास हो आप, बिकॉज ये पेप्सिको का जो फॉर्मूला है ना वो आपके पास है। की मैनेजर पर्सन, की मैनेजरियल पर्सन, वेरी गुड सर, की के एम पी, की मैनेजरियल पर्सन, ओके, के एम पी। पेप्सिको का बहुत ही खास हो आप, पेप्सिको का फॉर्मूला आपके पास है। दैट मीन्स ये जो पेप्सिको का जो भी ड्रिंक्स बनता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो भी ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, ये सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग जो भी इसका है, इसका फॉर्मूला आपको पता है, इसका जो भी फॉर्मूला है आपको पूरा डिटेल्स में पता है। जैसे मानो कि आप बना रहे हो एक क्या बताऊं, लाइक अगर आप बनाते हो कोई फैंटा या फिर नॉर्मल कोको कोला ले लो, नॉर्मल कोको कोला ले लो, नॉर्मल कोको कोला, ये देखो ये वाला कोको कोला। तो जैसे भी हो, ये कोको कोला बनाने का जो थीम है ये आपको पता है, ठीक है, कोको कोला बनाने का जो फॉर्मूला है आपको पता है। तो कोको कोला कंपनी आपके साथ एक डील कर रहा है। डील क्या है कि आप मेरे कंपनी से बाहर निकल के ऐसा सिमिलर कंपनी बिल्डअप नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको एक अच्छा खासा पेमेंट भी करता है। कोको कोला कंपनी का एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय के साथ वो डील करता है कि आप मेरे कंपनी से बाहर निकल के सेम टू सेम टाइम का कोको कोला कंपनी नहीं बना सकते, जस्ट बिकॉज आपके पास फॉर्मूला है जो आपको मेरे से मिला है, तो आप नहीं कर सकते। इसके लिए एक एग्रीमेंट बनाते हैं, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट, किसी को कोई काम करने से रोकने के लिए उसके साथ कुछ डील करना, तो इसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है ना? हेलो, यस। सर आपका आवाज नहीं मिल रहा है। सर का कनेक्शन लगता है कट हो गया।
हेलो, मेरा आवाज आ रहा है ना आप लोगों को? सर सर अब आ रहा है। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क शिफ्ट कर रहा था मैं। ओके, स्क्रीन शोएबल है? स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ सर। Okay. तो एग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट क्लियर है कि नहीं बताओ? किसी को कुछ काम करने के लिए आप रोक रहे हो, उसके साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है। कोको कोला का एम्प्लॉयर ने जैसे अपने एम्प्लॉय के साथ किया, बहुत ही खास था, उसको कह दिया कि भाई अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाके, और ऑर्गेनाइजेशन में रहते रहते, मतलब ना तो एज एन एम्प्लॉय कर सकता है, ना तो एज एन एम्प्लॉय वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड कर सकते हैं, और आउटसाइड ऑफ, मतलब जब उसका एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाए, आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जाके भी नहीं कर सकता, ठीक है। आप सेम टू सेम टाइप का कोको कोला बिल्डअप नहीं कर सकते, उसके लिए एग्रीमेंट भी होगा और उसके लिए पेमेंट भी किया जाएगा, तो उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ठीक है। देखो सर, कितना तरह का बिजनेस डील हो सकता है, समझ रहे हो ना? तो ये एक अच्छा पॉइंट था। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर ए कंसिडरेशन, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर ए कंसिडरेशन, ये तो है ही, किसी कंसिडरेशन के थ्रू से किसी को किसी गुड्स को यूज करने का राइट देना। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस व्हिच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स इज सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर मानो कि आप किसी और को एनी ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस व्हिच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स, किसी और के गुड्स पे अगर कुछ आप ट्रीटमेंट करते हो, कुछ प्रोसेस यूज करते हो, उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। सपोज गुड्स किसी और का है, किसी का मशीन है, किसी के मशीन पे आप अपना ट्रीटमेंट यूज कर रहे हो या फिर आपका प्रोसेस यूज कर रहे हो, तो अगर आप किसी के गुड्स पे अपना सर्विस या प्रोसेस यूज करते हो, ट्रीटमेंट यूज करते हो, तो उसको भी जीएसटी सप्लाई ऑफ सर्विस मानेगा, ठीक है। तो ये था मोटा मोटी एक ओवरऑल आइडिया कि क्या क्या चीज सप्लाई में आ सकता है। मैं आपको एक ओवरव्यू दिया अभी, दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू। और अभी मैं शेड्यूल 2 बताया आपको, ठीक है। अभी मैं आपको शेड्यूल 3 बताता हूँ। शेड्यूल 3 क्या है? इसको नेगेटिव लिस्ट कहते हैं। शेड्यूल 3 में नेगेटिव लिस्ट आता है। और नेगेटिव लिस्ट क्या है? नेगेटिव लिस्ट मतलब एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन ट्रीटेड नाइदर एज द सेल ऑफ गुड्स नॉर सेल ऑफ सर्विस। ना तो उसको हम गुड्स मानेंगे, मतलब उसको ना तो सेल ऑफ गुड्स मानेंगे, ना ही सेल ऑफ सर्विस मानेंगे, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द जीएसटी एक्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग इसको नेगेटिव लिस्ट कहेंगे, ओके। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, ठीक है। मतलब आप अगर किसी ऑफिस में जॉब करते हो, जब आप किसी ऑफिस में जॉब करते हो तो आप कौन हो? आप एम्प्लॉय हो, ओके। आप जॉब करते हो तो आप एम्प्लॉय हो, आप अपने एम्प्लॉयर को सर्विस देते हो ना? हेलो, कौन किसको सर्विस देता है? सपोज ये एक बंदा है, थोड़ा मोटा है, और ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, ये एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉय है। इन दोनों के बीच में जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, आप मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पर कौन किसको सर्विस देता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जॉब दिया गया, वो सर्विस दे रहा है बेसिकली। ये इसको जॉब प्रोवाइड किया और ये इसके बिजनेस पे सर्विस देता है। तो कौन किसको सर्विस देता है? जॉब इसने जरूर दिया होगा, लेकिन सर्विस एम्प्लॉय ही एम्प्लॉयर को देता है। तो एम्प्लॉय जब एम्प्लॉयर को सर्विस देगा तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप में सप्लाई ऑफ सर्विस कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? नहीं तो फिर इसमें भी जीएसटी आ जाएगा। एम्प्लॉय बोलेगा कि हम सर्विस दे रहा है आज एम्प्लॉयर को, तो ऑब्वियसली सर्विस दे रहा है, लेकिन ये जीएसटी परव्यू में नहीं है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू इसको यू? विदाउट कंसिडरेशन बोलेंगे? नहीं, विदाउट कंसिडरेशन नहीं बोल सकते इसको, ये कंसिडरेशन की ही तो कर रहा है। सप्लाई ऑफ सर्विस ऐसे थोड़ी ना करता है। मतलब सिर्फ सर्विस, हाँ उसको मिल तो रहा है, दोनों को मिल मेल रहा तो ये तो कंसिडरेशन के लिए ही कर रहा है। हाँ, विदाउट पर वो है कि कंसिडरेशन, जीएसटी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन ये जीएसटी में एप्लीकेबल नहीं है, नेगेटिव लिस्ट में आता है। हाँ। सप्लाई ऑफ सर्विस तो है, बट ये नेगेटिव लिस्ट है। क्लियर है बात?
অতএব বোঝা যাচ্ছে हाँ অতএব सर। गिफ्ट अप टू 50,000, अगर आपको किसी से गिफ्ट मिलता है अप टू 50,000, स्पेशली किसी से बात नहीं कर रहा हूं मैं, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन गिफ्ट अप टू ₹50,000 इन वैल्यू इन ए फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको गिफ्ट देता है अप टू 50,000 तक, वो जीएसटी में नहीं आता। 50,000 के ऊपर जाएगा तो वो जीएसटी पर्व्यू में आ सकता है। ओके, और रिलेटिव के केस में भी ऐसा ही कुछ बातें हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट अलग है, अभी यहां पर जरूरी नहीं है। सर्विस ऑफ द फ्यूनरल, समझते हो ना फ्यूनरल, जैसे कि कोई इंसान मर जाते हैं तो उसके बाद फ्यूनरल होता है, बुरियल होता है या क्रीमेटोरियम होता है, मतलब बेसिकली हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन तीनों कम्युनिटी के बारे में बोल दिया। सर्विस ऑफ द फ्यूनरल, बुरियल, क्रीमेटोरियम और मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड, मतलब उनको जब लिया जाता, मतलब ले लिया जाता है, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये सर्विस को देता है ये भी जीएसटी पर्व्यू में नहीं है, कम से कम मरने के टाइम पे तो छोड़ो, इसीलिए कि कम से कम मरने के टाइम पे टैक्स नहीं लिया जाएगा जो भी हो, क्योंकि जब जन्म लेते हैं वो भी टैक्स देके जन्म नहीं लेते हम लोग, और इसी तरह जब हम लोग जाते हैं तब भी टैक्स देके नहीं जाएंगे। सर्विस बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कोर्ट जो होता है वो सोसाइटी का सर्विस के लिए ही बना है, हाई कोर्ट है, जजेस कोर्ट है, जिला कोर्ट है, ठीक है, तो कोर्ट जो है ना, कोर्ट ऑफ लॉ, वो जो भी सर्विस देता है ना जजमेंट सुनाने के लिए, आपका केस लेने के लिए, उसमें मिनिमम चार्जेस जरूर होता है, लेकिन वो चार्ज जीएसटी पर्व्यू में नहीं आता। ड्यूटीज, एकदम कॉमन सेंस में ये पूरा का पूरा खेल खो सकता है। ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय एन एमपी, एमएलए, एमएलसी, मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज, मतलब आपके एरिया में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी है, मतलब जो बेसिकली राज्यसभा का है, मतलब सॉरी गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में चुनने के लिए जाते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं। एमएलसी भी है, होता है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में रहते हैं, ये भी है, इसका भी एक अलग ओहदा है। मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज, मतलब जो आपको सर्विस, आपके सर्विस के लिए बना है, एमपी एमएलए लोग, इनका भी सर्विस जीएसटी पर्व में नहीं आता है। ये सर्विस तो आपको देता है, लेकिन इसको सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहेंगे। Duties performed by any person as a chairperson or a member of a director in a body established by the central government or a state government or local authority, अगर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी में कोई डायरेक्टर पोस्ट में है और वो कोई ड्यूटी कर रहा है अपना पब्लिक को सर्व करने के लिए, तो वो भी जीएसटी पर्व्यू में नहीं है। Duties performed by any person who holds any post in pursuance of the provisions of the constitution in that capacity, सपोज कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ग्रेड में है, लाइक आईएएस, आईपीएस, ठीक है, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे भी, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, आप लोग तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से ही बने हो ना, तो आपका जो ड्यूटी है वो पर्टिकुलर जो सप्लाई आप दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, आपका जो सर्विस है वो जीएसटी पर्व में नहीं है, लेकिन हाँ जब आप किसी को कोई सर्विस दोगे, ठीक है, सर्विस का जो काम है उसके लिए आप चार्जेस कर सकते हो। लेकिन अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन लेवल में बैठ के, प्राइवेट लेवल का बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल का बात किया जा रहा है, ठीक है, स्पेशली इसमें आप आईएएस आईपीएस को ही मेनली काउंट कर सकते हो, जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लेवल में बात करते हैं, इनका कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं होता है ना, इसका कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं होता कि कोई प्राइवेटली आईएएस है, कोई प्राइवेटली आईपीएस है, ऐसा तो नहीं होता ना। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में कोई ऊंचा औहदा में है और अपना ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और अपना सप्लाई जो वो सर्विस कर रहा है, उस सर्विस के लिए उसको सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। सेल ऑफ लैंड, आप अगर किसी को जमीन बेचोगे ना, लैंड जमीन सेल करना जीएसटी सप्लाई ऑफ सर्विस में नहीं आता, ठीक है, ये जीएसटी पर्व्यू में नहीं है, इसमें कैपिटल गेन लगता है लेकिन ये जीएसटी में नहीं आता। सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग सेल करने में भी जीएसटी नहीं आता, पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर। बिल्डिंग सेल करना अभी 2 मिनट बाद पहले बता रहे थे, देखो, however if construction of a complex or building intended for sale to a buyer and part of the consideration is received before completion, then it will be treated as supply of service। अगर किसी को कोई फ्लैट बेचने से पहले, किसी को कोई फ्लैट सेल करने से पहले अगर आप उनसे कुछ अमाउंट पहले से ही ले लेते हो, कुछ अमाउंट अगर आप पहले से ही ले लेते हो, तो वो वाला अमाउंट जो है ना बेसिकली तब वो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन पूरा बिल्डिंग बना के लास्ट में एकदम एंड में सेल करने के टाइम पे तब वो नहीं होगा। लेकिन बिल्डिंग बिल्डअप करने से पहले अगर किसी से आप कोई कंसिडरेशन वैल्यू लेते हो तो वो जीएसटी पर्व्यू में आ जाता है। ये वाला पॉइंट समझ में आया?
पॉइंट नंबर 9, नॉर्मली बिल्डिंग सेल करना जीएसटी परव्यू में नहीं है। हाउएवर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग, आप किसी के लिए फ्लैट या कॉम्प्लेक्स बना रहे हो और अगर आप उससे सेल करने से पहले ही कुछ अमाउंट कंसिडरेशन में लेते हो तो वो रिसीव करना जीएसटी परव्यू में सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? फ्लैट बनाने टाइम जो बुकिंग करते हैं उसमें जो लगता है वो ना। एग्जैक्टली फ्लैट बुकिंग अमाउंट आप बोल सकते हो। वेरी गुड, फ्लैट बुकिंग अमाउंट। ठीक है। एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। नॉर्मली एक्शनेबल क्लेम लाइक इंश्योरेंस वगैरह जो भी है इसमें ये जीएसटी परव्यू में नहीं है। ठीक है, लेकिन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग ये सब में जीएसटी परव्यू आ सकता है। ओके, तो ये था पूरा ओवरऑल एक नेगेटिव लिस्ट का समरी। और भी कुछ पॉइंट्स है, मैं आगे आगे आपको डिटेल्स में डिस्कशंस करूंगा, लेकिन फिलहाल आपको एक आइडिया मिला कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस में किसको हम लोग ले सकते हैं, किसको हम लोग नहीं ले सकते। इसका ओवरऑल आइडिया आपको एक मिला। ओके, अब चलो डिटेल्स में बात करेंगे। हाँ, मुझे बस पहले एक चीज बता दो कि ये जो समरीटिकली जो भी हम लोगों ने सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में जाना, इसमें मैं पूरा ओवरऑल सप्लाई ऑफ सर्विस को कंप्लीट कर दिया। मतलब अगर किसी को एंड मोमेंट में सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है इसको अगर रिवीजन करना है तो ये कंप्लीटेड है। लेकिन सर अभी बहुत सारा पॉइंट है जिसको हम लोग केस स्टडीज के थ्रू से जानेंगे, और कुछ डेफिनेशंस है जो बहुत वाइटल है, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में भी डेफिनेशंस के बारे में बात कर रहे थे, तो उसको भी जानना है, और कुछ केस स्टडीज के साथ भी हमें सप्लाई ऑफ सर्विस को डिक्लेयर कर मतलब डिस्कशंस करना है। तो धीरे धीरे देखिए और सुनिए। ये सब बात मैंने कर चुका था, नो प्रॉब्लम। ओके, देखो अभी मैंने एक्शनेबल क्लेम में बात किया। व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम? सबको मेरा साउंड आ रहा है ना क्लियरली? हेलो? यस सर। एक्शनेबल क्लेम क्या है? मीन्स अ क्लेम टू एनी डेब्ट other than a debt secured by mortgage of immovable property or by hypothecation or pledge of movable property, or to any beneficial interest in movable property not in the possession either actual or constructive of the claimant, with the civil court recognized as affording grounds for relief, whether such debt or beneficial interest be existent, accruing, conditional or contingent. Section 2 subsection 1 of the CGST एक्ट ये वाला बात कहते हैं। सर क्या है? एक्ट रीड विद द सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। चलो अभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कोई जरूरत नहीं है आपको, बेसिकली मैं एक्शनेबल क्लेम बताना चाह रहा था। सपोज आप किसी जगह में कोई लोन दिए हो, ठीक है, क्लेम टू एनी डेब्ट। सपोज आपने कहीं पर कोई लोन दिया हो, या फिर जैसे बैंक के हिसाब से सोचो कि बैंक अगर किसी पे कोई लोन देता है, अगर बैंक गिवन अ लोन, बेसिकली लेंडर के बारे में कहा जा रहा है। अगर कोई किसी को लेंड करता है तो जब लेंडर है उसके लिए वो जिसको लोन दिया है, लोन प्रोवाइडर है ना, वो जिसको लोन दिया है लोन टेकर से वो लेना उसका हक है ना। जो लोन प्रोवाइडर है वो जिसको भी लोन देता है उससे लोन का जो अमाउंट वापस लेना उसका हक है कि नहीं है? दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम। इसीलिए कहता है मीन्स ए क्लेम टू एनी डेब्ट अदर देन अ डेब्ट सिक्योर्ड बाय, अगर कोई डेब्ट मॉर्गेज से सिक्योर किया हुआ है, लाइक इमूवेबल प्रॉपर्टी से। हेलो? हाँ सर। ओके ठीक है, बीच बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन चला जा रहा है। देखो ध्यान से कि डेब्ट अगर आप किसी से सिक्योर किए हो, लेकिन अगर डेब्ट जो है ना वो अगर मॉर्गेज है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के तहत, ठीक है, मतलब कोई लैंड वगैरह आपने लोन लिया और लोन के लिए आप बैंक में क्या किए, सपोज आपने लोन लिया और बैंक में अपना प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख दिया, ठीक है, तो अगर मॉर्गेज है तो उसमें एक्शनेबल क्लेम किस बात का? इसीलिए कहते हैं मींस अ क्लेम टू एनी डेब्ट अदर देन अ डेब्ट सिक्योर्ड बाय,
इसको सिक्योर्ड कर दिया अगर मॉर्गेज के थ्रू से, ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन वर्ड सुने हो क्या पहले कभी? आप लोगों ने ये वर्ड सुने हो पहले, हाइपोथिकेशन? एनीबॉडी? सुना है पर मतलब याद नहीं आ रहा। हाइपोथेटिकल। कभी आप लोग कोलकाता में क्यों किसी भी एरिया में बस में चढ़ना, न्यू बस थोड़ा होना चाहिए, कोलकाता में बस में आप लोग देखे होंगे, या फिर ओला उबेर के पीछे भी देखे होंगे। अगर थोड़ा सा आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू मतलब रहता है तो बस, ओला, उबेर, ऑटो, न्यू वाला स्पेशली रिसेंट मार्केट में आया है, हार्डली 1 to 2 years हुआ है, देखना वो लिखा रहता है स्पेशली बस में मैं आप लोगों को मैं ज्यादा बोलूंगा। अगर अब बस देखते हो ना, तो बस के अंदर ड्राइवर के सीट के पीछे जहां पर थोड़ा विंडो टाइप का एक रहता है, ग्रिल टाइप का, उसके वहां पर ना ऐसे लिखा रहता है हाइपोथिकेटेड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर शायद लिखा रहता है बागुयाटी ब्रांच, समथिंग लाइक दैट, या फिर बैंक ऑफ इंडिया बांगूर ब्रांच, इस तरह से देखे हो किसी ने? डिंकी कभी ऐसा हाँ देखे हो ना? हाँ। तो ये हाइपोथिकेशन जो लिखा होता है बस के अंदर या फिर ऑटो के पीछे भी देखना लिखा रहता है, इसका मतलब क्या जानते हो? बेसिकली ये प्लेज किया है, बेसिकली ये मॉर्गेज्ड है, मतलब ये गाड़ी जो होता है ना वो हाइपोथिकेटेड किया जाता है, बेसिकली बैंक लोन है इस गाड़ी का, पर्टिकुलर जो ओनर है गाड़ी का, कार ओनर का लोन का कार है। अब देख के ही समझ जाना, जिस दिन लोन कंप्लीट हो जाता है ना, वो प्लेज का जो बोर्ड है ना वो हट जाता है, कार लोन का है। और जैसे जैसे कार लोन में है तो इंस्टॉलमेंट भरता है, वो कार लोन का इंस्टॉलमेंट भरता है। जैसे ही वो इंस्टॉलमेंट को भरता है, तो जैसे मानो कि एक कार जब लिया गया तो कुछ ऐसा कंडीशन होता है हाइपोथिकेशन का, कार का इंस्टॉलमेंट है, कार का इंस्टॉलमेंट मानो कि हर एवरी मंथ ऐसा करके अप टू 4 ईयर उसको इंस्टॉलमेंट देना है। तो अगर मानो कि किसी मंथ का उसका इंस्टॉलमेंट छूट जाता है, तो सपोज मानो कि जो बैंक इसको हाइपोथिकेटेड किया है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाइपोथिकेट किया था, तो स्टेट बैंक ने बोला था कि अगर लगातार 3 मंथ अगर आप फेलियर होते हो, 3 मंथ फेलियर अगर होते हो इंस्टॉलमेंट देने में, देन आपको एक नोटिस सेंड किया जाएगा। अगर फिर भी आपने इंस्टॉलमेंट नहीं भरा, जो ईएमआई है आपका, अगर आप नहीं भरते हो, तो आपसे आपका कार विल बी रिवोक्ड, छीन लिया जाएगा, आपसे आपका कार छीन लिया जाएगा। बस चलती सड़क में लोन डिपार्टमेंट होते हैं हर एक बैंक में, ना एक लोन डिपार्टमेंट होते हैं। वो लोन डिपार्टमेंट में ना वो सब ना पढ़ा लिखा गुंडा टाइप का लोग रहते हैं, रहना जरूरी है, ठीक है। लोन डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपको बीच सड़क में वो कार खाली करके आपसे वो कार लेके चला जाएगा और नियरेस्ट थाना में जाके डाल देगा। उसके बाद कुछ दिन बाद वो कार को सेल करके अपना पैसा उठा लेगा, क्योंकि आप लोन नहीं पेमेंट कर ले हो टाइम से। समझ में आ रहा है हाइपोथिकेशन? यस सर। इसके ऊपर एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी होता है, ये अकाउंट्स में एक चैप्टर होता है। अभी हायर परचेस होता है ना, हायर परचेस किए हो कभी आप लोग ये वाला अकाउंटिंग चैप्टर? ये हायर परचेस बेसिकली हाइपोथिकेशन कॉन्सेप्ट में ही बना है, हायर परचेस और इंस्टॉलमेंट परचेस, ठीक है। ये हायर परचेस इंस्टॉलमेंट हाइपोथिकेशन कॉन्सेप्ट में ही बना होता है। तो जो भी हो, तो ये जो बैंक आके आपसे आपका कार लेके जा रहा है, बेसिकली वो क्या लेके जा रहा है, एक्शनेबल क्लेम है, ओके। तो इस तरह के एक्शनेबल क्लेम को भी जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि कब कितना जीएसटी लगेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा नहीं होगा, और प्लेज किया हुआ है ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी or to any beneficial interest in movable property not in the possessions either actual or constructive of the claimant, which the civil court recognize as a affording ground for relief, whether such debt or financial interest be existent, accruing, conditional or contingent। ठीक है, मतलब अगर किसी का कोई डेप्ट है, अगर वो डेप्ट इस तरह का प्लेज किया हुआ है, तो वो वाला डेप्ट नहीं,
प्लेज है तो फिर आप एसेट ले लो। अगर मानो कि नॉर्मल क्लेम है, सपोज आप किसी को 1 लाख, बैंक आपको 1 लाख लोन दिया है, बैंक आपको 1 लाख लोन दिया है, अगर 1 लाख लोन का प्लेज या फिर मॉर्गेज है तो प्रॉब्लम, वो मॉर्गेज से या एसेट से वो बैंक उसको हट ले लेगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं है तब एक्शनेबल क्लेम में आ जाएगा और उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में भी जीएसटी पर भी आ सकता है। ठीक है, दिस इज जस्ट अबाउट एक्शनेबल क्लेम। ये लॉ का भी पार्ट है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉ। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सिखाया जाता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सिखाया जाता है, जो भी हो। चलो नेक्स्ट, और कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशंस लाइक मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर क्या है? मीन्स प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल और इनपुट्स इन एनी मैनर दैट रिजल्ट इन इमरजेंस ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। जब अगर आप कुछ भी प्रोसेस करके एक न्यू प्रोडक्ट एनहांस कर बनाते हो, उसी को कहेंगे। लेकिन जो न्यू प्रोडक्ट आएगा ना, उसका एक डिस्टिंक्ट नेम होगा, ये प्लीज याद रखना। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या है? इमरजेंस ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट ऑब्वियसली शुड बी देयर, बट उसका एक अलग नाम होगा, एक अलग कैरेक्टर होगा, and use and the term manufacture shall be construed accordingly. Suppose आपका मानो कि क्या बताऊं सर, लाइक फिट फ्लोर मिल है, ठीक है, आपका अगर फ्लोर मिल है तो आप फ्लोर मिल में अगर वीट डालते हो, वीट समझते हो ना, जिसको हम लोग गेहूं दाना कहते हैं, अगर आप गेहूं दानों की तो वीट मैन्युफैक्चर करके आपने बेसिकली वीट मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में वीट डाला तो आपको क्या मिला? आटा। ओके, या फिर आप बोल सकते हो रिफाइंड फ्लावर लाइक मैदा। ऑल पर्पस में ये भी कहते हैं, रिफाइंड फ्लावर लाइक मैदा, आपको आटा मिल जाएगा, मैदा मिल जाएगा वीट से। ओके, तो ये जैसे आपने वीट डाला आपको आटा मिला, मैदा मिला, या फिर आपको सूजी भी मिल सकता है ना, आपको सूजी भी मिल सकता है, सूजी भी इसी से मिलता है, या फिर आपको दलिया मिल सकता है। दलिया समझते हो ना, ये भी एक तरह का व्हीट से ही बनने वाला एक प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, दलिया बोलते हैं इसको। ये सब बहुत ही हेल्दी डिशेज है जो हम लोग नॉर्मली लंच या ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं, लेकिन हर एक केस में आपको न्यू न्यू प्रोडक्ट मिला है तो उसका डिस्टिंक्ट नेम होना चाहिए, उसका डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होना चाहिए। एंड यूज एंड टर्म मैन्युफैक्चर, जब तक नहीं होगा तब तक आप उसको मैन्युफैक्चर नहीं कह सकते। बात समझ में आ रहा है? मैन्युफैक्चर का मतलब समझ में आया ना सर? सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, इसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना, अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा। नॉर्मली हम लोग इतना दिन से मैन्युफैक्चर तो करते आ रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चर का एग्जैक्ट मतलब ये है। मनी क्या है? मनी मीन्स द इंडियन लीगल टेंडर और एनी फॉरेन करेंसी, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रैवलर चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस, जैसे आज के डेट में होता है ना सर, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस, फंड ट्रांसफर, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई ट्रांसफर, ये सब इलेक्ट्रॉनिक, एनईएफटी, आरटीजीएस, नाम तो सुने होंगे आप लोग, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया when used as a consideration to settle an obligation or exchange with Indian legal tender of another denominations, but shall not include any currency that held for its numismatic value. अगर कोई करेंसी उसका न्यूमिस्मेटिक वैल्यू है, न्यूमिस्मेटिक मतलब सर थोड़ा पुराना हो गया, ओके, दैट मीन्स ओल्ड है, करेंसी है। जैसे मानो अगर आज के डेट में इंडिया का ही, अगर आप अकबर के जमाने का, एम्परर अकबर था इंडिया में, बहुत दिन शासन किया सर, सपोज आप एम्परर अकबर के टाइम का सिक्का मतलब कॉइन यूज करना चाहते हो, आप बोलोगे इंडिया का ही है, लेकिन वो उसका न्यूमिस्मेटिक वैल्यू है, उसको आप इंडियन करेंसी नहीं कहोगे, उसको मनी नहीं कह सकते। ठीक है, लीगल टेंडर होना चाहिए, इसको भी लीगल भी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसका न्यूमिस्मेटिक वैल्यू है, उसको आप एक काम करो ना, उसका ज्यादा वैल्यू मिलेगा आपको। अगर आप अकबर या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का, अगर मौर्य टाइम का आपको कॉइन मिलता है तो उसको क्या, कहाँ सेल करना चाहिए, वो क्या बोलते हैं उसको, ओल्ड चीज को एक नाम है एंटिक, है ना, आप एंटिक के हिसाब से उसको सेल कर दो। ठीक है, एंटिक के हिसाब से सेल कर दो, उसको मनी नहीं कहेंगे। आपको मनी का मतलब समझ में आया ना? मनी डजंट मीन्स कि कैश जो आपके सामने 500, 1000 या 2000 का दिखता है, नॉट ओनली दैट, मनी का मतलब ये है। क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट ऑफ मनी क्लियर है? हेलो, अत्रिव, डिंकी, क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर। ओके, टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल टेरिटोरी,
टेरिटरी के बारे में मैं और क्या बताऊं? टैक्सेबल सप्लाई मतलब मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच इज लिबाइबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट सेक्शन 208 सीजीएसटी एक्ट। अभी तो सप्लाई के बारे में और समझेंगे कि सप्लाई क्या है, लेकिन टेरिटरी मतलब मीन्स द टेरिटरी टू विच द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अप्लाई। दैट मीन्स अगर सीजीएसटी का एक्ट अप्लाई होता है पूरा इंडियन टेरिटरी में, जैसे मैं इनकम टैक्स में आप लोगों को इंडिया समझाया ना, ठीक है, जो पहले इनकम टैक्स पढ़े हो उनको पहले भी पता है ये इंडिया क्या है। इंडिया एक्सटेंड्स टू 12 नॉटिकल माइल्स, याद है ना, इनकम टैक्स का एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा जाता है इंडिया एक्सटेंड्स टू 12 नॉटिकल माइल्स। तो अप टू 12 मतलब अगर इंडिया का अगर कोई शोर में आप खड़े हो तो वहां से अगर 12 नॉटिकल माइल तक आपको दिखता है, उसका मतलब समुद्र के ऊपर का आसमान भी इंडिया का, समुद्र के नीचे का मिट्टी भी इंडिया का, या फिर समुद्र भी इंडिया का, और इंडिया का जो लैंडमास आपको पता है वो भी इंडिया का है, तो वो है टैक्सेबल टेरिटरी आपके लिए। आपको बात समझ में आ रहा है ना? टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब क्या है? इंडिया का टेरिटरी इज द टैक्सेबल टेरिटरी। जहां जहां जीएसटी एक्ट अप्लाई होता है उसी को कहते हैं टैक्सेबल टेरिटरी। मुझे डेली मैप ओपन करके ही बैठना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं रोज इंडिया आ ही जाता है। आप लोग ये चीज ख्याल किए हो क्या? कुछ भी पढ़ाने जाऊं मैं, एनी सब्जेक्ट, चाहे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं, चाहे मैं फाइनेंस का बात करूं, चाहे टैक्स का बात करूं या जीएसटी, कहीं ना कहीं इंडिया कहीं ना कहीं आ ही जाता है। सर आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। 12 नॉटिकल माइल से भी पानी पे एप्लीकेबल होता है ना? हाँ, 12 नॉटिकल माइल, नॉटिकल कॉन्सेप्ट पानी में एप्लीकेबल होते हैं। नहीं तो बगल में बांग्लादेश पे पाकिस्तान में ले लो, अगर लैंड पे होता तो। क्या बांग्लादेश पाकिस्तान में जाके क्या करेगा तू? अरे कह रहा हूँ अगर लैंड पे होता तो बगल में ही बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका सब ले हाँ, लेते। तब तो मुश्किल हो जाएगा। ये पानी का बात है, ठीक है। मतलब बेसिकली जो इंडिया हमें पता है, क्यों, तो मैं लास्ट क्लास में इनकम टैक्स के क्लास में रेसिडेंशियल स्टेटस समझा रहा था आप लोगों को, उसी में मैंने बात किया। ये जो इंडिया है दिख रहा है ना आपको, ये इंडिया का, जैसे मानो आप अगर इधर स्पेशली दिस इज द लास्ट पार्ट, यहाँ से लेके अगर आप ये इंडियन ओशियन में 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया माना जाता है। बाकी जो इंडिया आपको पता है वो तो इंडिया है ही, है ना, ये इंडिया तो है ही, दिस इंडिया इज देयर। सबको नॉर्मली इंडिया बोलने से यही समझ में आता है ना, इंडिया बोलने से यही समझ में आता है। लेकिन इसके बाहर इधर 12 नॉटिकल, इधर 12, ये तो ये पूरा एरिया तो इंडिया का है एकदम, आप तो अंडमान तक, अंडमान सी तक पूरा इंडिया है, अंडमान निकोबार आइलैंड तक इंडिया है। इधर स्पेशली 12 नॉटिकल माइल और इधर भी 12 नॉटिकल माइल, अरेबियन सी में भी इंडिया का, क्योंकि इसमें अरब का भी हिस्सा है, पाकिस्तान का भी हिस्सा है, ओके, ओमान का हिस्सा है, येमेन का हिस्सा है, बहुत लोग का हिस्सा है। तो 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया है, उसके बाद दूसरा जो भी हो। टैक्सेबल टेरिटरी का समझ में आ गया। एक कहावत है, बोले एरिया तो कुत्ते का होता है, ऐसा कहते हैं ना, हमारा इलाका करते हैं हम लोग तो ऐसे जो भी हो। तो मनी, टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल टेरिटरी, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सर, ये सब डेफिनेशन प्लीज अच्छे से याद रखिएगा। सर्विस क्या है? सर्विस क्या है? सर्विस का मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, money and securities, but includes activities relating to use of money or its conversion by cash or by any other mode from one form currency denominations to another form currency or denomination for which a separate consideration is charged। मतलब जब भी आप कोई सर्विस देके किसी से कुछ लेते हो उसको सर्विस कहेंगे। बाकी सप्लायर, रेसिपेंट, ये सब क्लियर है सर, इस पर ज्यादा दिक्कत आपको होगा नहीं। पर्सन के बारे में इनकम टैक्स में आप लोग जानते हो, एक बार प्लीज गो थ्रू कर लेना। ओके सर, समझ गए। ओके, थोड़ा डिटेल्स देखो अभी। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एकदम कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 में कहा गया है सीजीएसटी एक्ट का। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई इज द की स्टोन ऑफ जीएसटी आर्किटेक्चर। The provisions relating to the meaning and scope of supply are contained in Chapter 3 of the CGST Act. Read with the various schedules given under the said Act, the following section, and the schedules shall be discussed in this chapter to understand the concept of supply. मीनिंग एंड स्कोप किस कहां पर बताया गया? मीनिंग एंड स्कोप बताया गया सर सेक्शन 7 पे। सेक्शन 7 जो है ना सीजीएसटी एक्ट का, वहां पर बताया गया मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। सेक्शन 8 भी है यहाँ पर, टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना, मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई क्या है, लास्ट क्लास में ही डिस्कशन हुआ था। फिर बात आता है शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 का।
जिसमें मैंने शेड्यूल 2 एंड 3 का ऑलरेडी मैंने एक शॉर्टकट प्रोविजंस आपको शॉर्ट नोट्स में बता दिया। नो मैटर सर, मैं डिटेल्स में भी बताऊंगा। शेड्यूल 1 में क्या बताता है? शेड्यूल 1 बताते हैं एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। अगर कभी भी विदाउट कंसिडरेशन में कोई एक्टिविटी होता है तो उसको भी सप्लाई माना जाएगा, तो उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो सप्लाई माना जाएगा तो जीएसटी आ सकता है, लेकिन वो विदाउट कंसिडरेशन है। ठीक है, इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं सर। समझ में आया ना? बाकी शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 आप देख सकते हो। शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 क्या है? एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एज सप्लाई ऑफ सर्विस। एंड शेड्यूल 3 कहते हैं एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन व्हिच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। ना तो उसको गुड्स का सर्विस माना जाएगा, ना तो उसको गुड्स का सर्विस, ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस का सर्विस, तो कुछ भी नहीं माना जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव लिस्ट। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है ना? सेक्शन 7 में मतलब बताया गया, सेक्शन 8 में मिक्स्ड सप्लाई एंड कॉम्पोजिट सप्लाई के बारे में बताया गया। जब पैकेजिंग के अंदर मिक्स्ड करके दिया जाता है, जैसे मैं लास्ट दिन बताया था दिवाली पैकेज में, दिवाली का पैकेट में सब अलग अलग सेल हो सकता है, लेकिन उसको अगर एक साथ पैकेजिंग करके दिया जा रहा है तो जिस उसपे सबसे ज्यादा दाम जिस प्रोडक्ट का टैक्स अमाउंट है वही वाला दाम टैक्स अमाउंट सब में चार्ज हो जाएगा। तब उसको हम लोग मिक्स सप्लाई कहते हैं। और कॉम्पोजिट मतलब जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते, है ना, दोनों को एक साथ दिया जाता है। लास्ट क्लास में ही मैंने चर्चा किया था। तो सेक्शन 7, 8, शेड्यूल 1, 2 एंड 3, दिस इज ऑल अबाउट जीएसटी। इसी के अंदर सप्लाई ऑफ जीएसटी का पूरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, पूरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट की स्टोन ऑफ द जीएसटी आर्किटेक्चर। आपको समझ में आ रहा है ना? एकदम की स्टोन है। पूरा जीएसटी आर्किटेक्चर सप्लाई ऑफ जीएसटी में ही बना है। सर क्या बोलते हो आप? सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। ओके, मीनिंग एंड स्कोप में अगर आप देखो तो एकदम सिंपल कहा गया, जो मैंने पहले भी बोला। सप्लाई इंक्लूड व्हाट? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर। सर हो चुका है। लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड for a consideration by a person in the course or furtherance of business, है ना? मैंने बताया था आपको। तो चलो सर, ये ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास का डिस्कशन से। ओके सर, मैं इसको थोड़ा सा स्किप करता हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में चर्चा कर चुका। शेड्यूल 1 देखो, शेड्यूल 1, प्लीज लुक एट दिस शेड्यूल 1। एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। इंपॉर्टेंट है। ऐसा कब होता है कि सप्लाई मानेंगे लेकिन विदाउट कंसिडरेशन, सप्लाई ट्रीट करेंगे बट विदाउट कंसिडरेशन। आप लोगों को पॉइंट समझ में आ रहा है? हेलो ज्योति, समझ में आ रहा है ज्योति? हाँ सर। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। आपको मैं आईटीसी का कॉन्सेप्ट समझाया था स्टार्टिंग क्लासेस में, है ना? तो वहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट where ITC has been availed on such asset। अगर उसमें ITC अवेल किया जाता है ना और वो परमानेंटली ट्रांसफर हो जा रहा है, मतलब इसके बाद और किसी पे ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब कोई रीसेल वगैरह नहीं होगा। अगर वो रीसेल वगैरह नहीं होगा, मैं आपको इसका केस स्टडीज बताऊंगा, डोंट वरी, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि बिना कंसिडरेशन का होगा, ITC मिलेगा लेकिन उसको सप्लाई माना जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन or between distinct person as specified in section 25 when made in the course of furtherance of business। अगर रिलेटेड पर्सन के अंदर, आपको याद है ना मैं रिलेटेड पर्सन के बारे में बात किया था आपसे, रिलेटेड पर्सन के बीच में अगर होता है रिलेटिव्स जो है, ठीक है, रिलेटिव के बीच में बिजनेस फर्दरेंस के लिए अगर आप कोई ट्रांजैक्शंस करते हो सेक्शन 25 के तहत, और उसमें रिलेटेड में तो ऑब्वियसली कंसिडरेशन नहीं होता है, लेकिन इसके में अगर बिजनेस का फर्दरेंस है तो उसको भी सप्लाई माना जा सकता है। सर आगे आगे एग्जांपल बताऊंगा, डोंट वरी, जस्ट एक बार मैं आपको रीड आउट कर दूं। प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज इन अ वैल्यू ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस और सर्विस बोर्ड, ऑलरेडी डिस्कस्ड। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, बाय ए प्रिंसिपल टू हिज एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट मतलब सर जो लोग कमीशन एजेंट का काम करते हैं ना, कमीशन, जो लोग कमीशन एजेंट में काम करते हैं उनका प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कि जो LIC एजेंट होते हैं उनका भी तो कोई प्रिंसिपल है। तो बाय ए प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। अगर एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करता है तो यहाँ पर कंसिडरेशन तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसको सप्लाई ऑफ सर्विस तो मानेंगे। जैसे मानो कि आपके घर में कोई एजेंट आया है, ठीक है, आपके घर में कोई एजेंट आया है कोई सर्विस देने के लिए, कंपनी का आदमी नहीं आया,
एजेंट आया, जैसे एक्वागार्ड कंपनी का लोग आते हैं ना, हेलो, आपके घर में लाइक एक्वागार्ड कंपनी, मतलब जिसको हम लोग वाटर प्यूरिफायर बोलते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा गुडविल बना लिया एक्वागार्ड, मतलब ऐसा नाम आता है कि वो जैसे यही वाटर प्यूरिफायर है। एक्वागार्ड का एजेंट आपके घर में आते हैं, आपको गुड्स के बारे में बताते हैं, फिर सेल करते हैं और चले जाते हैं, और आपसे जीएसटी लेगा ना। लेकिन एक्वागार्ड का जो एजेंट है वो थोड़ी ना ओनर है, वो तो एजेंट है, ओनर तो कहीं और बैठा हुआ है। तो अगर कोई एजेंट अपने ओनर के बिहाफ में कोई सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, एक्वागार्ड तो सेल करता है वो तो है ही, साथ में एक्वागार्ड में कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसका भी सर्विस देता है, प्रोडक्ट सर्विस दोनों देता है, प्रोडक्ट भी देता है लाइक गुड्स भी देते हैं, सर्विस भी देते हैं। तो अगर एजेंट ओनर के बिहाफ में करता है तो उसको भी, लेकिन एजेंट जब ओनर के साथ काम करता है उसके साथ इनका कोई कंसिडरेशन थोड़ी ना हुआ था। तो एजेंट के साथ ओनर मतलब क्या, प्रिंसिपल, ओनर मतलब प्रिंसिपल, एजेंट के साथ प्रिंसिपल का एज सच कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ था। एजेंट जब तक काम करेगा नहीं तब तक उसको कमीशन नहीं मिलेगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ था तब कोई कंसिडरेशन था नहीं, लेकिन फिर भी इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। आपको बात समझ में आ रहा है? एजेंट तो विदाउट एनी कंसिडरेशन ही पहले अपना सप्लाई देते हैं, आफ्टर दैट उसको कमीशन मिलता है। हाँ या ना, बताओ। प्रिंसिपल एजेंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, बताओ। यस। ये शेड्यूल 1 में बताया गया, ठीक है, जहां बिना कंसिडरेशन कभी, विदाउट एनी कंसिडरेशन भी सप्लाई हो सकता है। ओके सर। Import of service by a person from a related person or from any other of his establishment outside India in the course of furtherance of business. सपोज आपका कोई भाई है या फिर आपका कोई रिलेटिव्स है, ठीक है, जो फॉरेन में रहते हैं, लेकिन आपको अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का जरूरत है, सपोज आपको कंसल्टेंसी का जरूरत है, ठीक है, तो आप अपने बिजनेस के फर्दरेंस के लिए अपने रिलेटिव से कोई सर्विस लिया जो फॉरेन में है, ओके, फॉरेन से आपको कोई सर्विस मिला, सपोज कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से, कहां से पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, चलो पाकिस्तान छोड़ के किसी और कंट्री का नाम बताओ। पाकिस्तान तो इंडिया है, मैं तो पाकिस्तान को पाकिस्तान मानता ही नहीं, जानते हो, मेरा मन कभी नहीं बोलता ये पाकिस्तान है। ये बांग्लादेश को मैं बांग्लादेश नहीं मानता, मतलब मेरा मन, दिमाग मानता है, मेरा दिल नहीं मानता, जो भी हो। सपोज आपका कोई रिलेटिव है जो यहाँ स्वीडन में बैठा है, स्वीडन वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। स्वीडन में आपका कोई है जहां से आप कोई सर्विस इंडिया में ले रहे हो, लेकिन रीजन क्या है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, आप अपना बिजनेस को फर्दर डेवलप करना चाहते हो, उसके लिए ले रहे हो। तो अगर ऐसा है लेकिन रिलेटिव है आपका, ऑब्वियसली नो कंसिडरेशन इज देयर। लेकिन जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा वो तो फ्यूचर बताएगा, लेकिन पहले इसको सप्लाई है कि नहीं वो तो मान लो, इसको सप्लाई माना जाएगा, नो कंसिडरेशन में भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। जीएसटी होगा कि नहीं होगा ये तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, लेकिन पहले सप्लाई होना जरूरी है। सप्लाई होने में ही तुम जीएसटी परव्यू में आ जाते हो, आफ्टर दैट इट विल बी मैटर ऑफ टाइम और द पॉइंट ऑफ सिस्टम कि वो जीएसटी में आएगा कि नहीं आएगा। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? हेलो सर बताओ। हाँ सर समझ में आया। हाँ सर। हाँ सर। देखो कितना सुंदर एक इमेज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। सप्लाई किस चीज का हो सकता है? सप्लाई गुड्स का होता है, सप्लाई सर्विस का होता है। एनीथिंग व्हिच इज नाइदर गुड्स और सर्विस, मतलब इनको गुड्स या सर्विस नहीं माना जाता, क्या है ऐसा? नॉट सप्लाई। अगर वो गुड्स माना नहीं जाता या सर्विस नहीं माना जाता, लाइक मनी एंड सिक्योरिटीज, ठीक है, मनी एंड सिक्योरिटीज मतलब पैसा, या फिर सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, इसको भी सप्लाई में नहीं ट्रीट किया जाता। इसीलिए स्टॉक मार्केट में जीएसटी नहीं है सर, अलग टैक्सेस है लेकिन जीएसटी नहीं है। ओके, सप्लाई का पैरामीटर देखो, एक बहुत सुंदर दिया है। सप्लाई का पैरामीटर बहुत सिंपल है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, है ना, फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, एंड ऑफ गुड्स एंड सर्विस का होना चाहिए। 3 पैरामीटर हैं, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फॉर द कंसिडरेशन एंड ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एक्सेप्शनल है जिसके बारे में मैंने अभी बात किया आपसे, एक्सेप्शनल तो है ना, बिना कंसिडरेशन का भी फॉर्म हो सकता है, बट हमने उसके बारे में
डिस्कशंस किया सर? ये देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा गुड्स एंड सर्विस का डिफरेंस देख लो। जीएसटी का बात करेंगे और गुड्स और सर्विस में डिफरेंस नहीं जानेंगे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। प्लीज ध्यान देना, गुड्स क्या है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको आप मूव करा सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो ये सोफा मूवेबल है ना, इसलिए सोफा मूवेबल गुड्स में आ गया। तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूड, मतलब क्या चीज नहीं होता है? नहीं क्या होता है? मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटीज मूवेबल तो है ना? मनी एंड सिक्योरिटीज दोनों चीज देखो। यहाँ पर देखो स्टॉक मार्केट में जैसे होता है ना, सिक्योरिटी का मतलब आप समझते हो ना, स्टॉक का बात कर रहा है। स्टॉक मार्केट एंड सिक्योरिटीज मतलब मनी है और सिक्योरिटीज, जो गुड्स के अंदर नहीं आता। लेकिन इंक्लूड किसको कहा जाता है? लेकिन जिसको देख के गुड्स लगता नहीं है लेकिन फिर भी उसको इंक्लूड किया जाता है, लाइक एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम ऑलरेडी डिस्कस्ड है ना। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, इसके बारे में मैंने बताया था आपको। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड व्हिच आर एग्रीड टू बी severed बिफोर सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। ओके। और सर्विस में क्या बताया? एक शॉर्टकट है सर्विस का। सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स, जो गुड्स नहीं है उसको सर्विस कहेंगे। गुड्स छोड़ के बाकी चीज सब सर्विस है। इंक्लूड, अच्छा एक्सक्लूड क्या है? मनी एंड सिक्योरिटीज, सेम टू सेम, ये भी सर्विस नहीं है। इंक्लूड क्या है? सर्विस इंक्लूड यूज ऑफ मनी। ओके, यूज ऑफ मनी मतलब मनी का कुछ स्पेशल पॉइंट्स है। ओके, यूज ऑफ मनी भी सर्विस में आ सकता है। जैसे मानो कोई अगर मनी को लाइक फॉरेन से कोई मनी आ रहा है, ठीक है, मनी का मतलब तो होता है ना, कोई फॉरेन से मनी को आके यहाँ पर एक्सचेंज कर रहा है, मनी एक्सचेंज होता है ना। तो मनी एक्सचेंज के टाइम पे कुछ वैल्यू चेंजेस होता है। जैसे ये वैल्यू चेंजेस होता है ना, जो एक्स्ट्रा वैल्यू होता है ना, वो जीएसटी पर्व में होता है। मनी जब आके एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज करके जब उसका वैल्यू चेंज होता है, वो जीएसटी पर्व में आता है। इसलिए मनी पे इसलिए डबल स्टार लगाया गया है। देखो, कन्वर्जन ऑफ मनी बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर व्हिच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड। दैट्स व्हाई मनी को स्पेशल करके सर्विस में दिया गया। ओके सर, क्लियर है? क्लियर है ना सर? हाँ सर, आपका चुप्पी को मैं हाँ समझू। मेयर साइलेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अगर आप चुप हो दैट मीन्स आप हाँ बोल रहे हो। नॉट इन एवरी। अगर आप चुप हो तो आपको हाँ हाँ मानेंगे या ना मानेंगे? वो डिपेंड करता है सर सिचुएशन पे। एग्जैक्टली सर, हाँ भी माना जा सकता है, ना भी माना जा सकता है। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। फॉर्म्स ऑफ सप्लाई में इस पॉइंट को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशंस कर चुका है। ठीक है, ये कोई भी सप्लाई का जो 3 पीरियड होते हैं, एक सप्लाई होना चाहिए, है ना, सप्लाई होना चाहिए। सप्लाई में सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल डिस्कस्ड। कंसिडरेशन में होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस पे होना चाहिए। तो मैं थोड़ा आपको ना कंसिडरेशन में कुछ बात कहूंगा। चलो देखो, बिकॉज सेल फॉर्म, ये फॉर्म ऑफ सप्लाई में ये सेल ट्रांसफर के बारे में तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, लेकिन कंसिडरेशन में कुछ डिस्कशंस करना चाहिए सर। यहाँ पर कुछ केसेस है, एक बार गो थ्रू कर लेना, मैंने ऑलरेडी ये सब डिस्कशंस कर चुका था। ओके सर। सर कंसिडरेशन में थोड़ा देखो, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन डज नॉट ऑलवेज मीन मनी। कंसिडरेशन का मतलब ये नहीं कि हमेशा मनी होगा। इट कैन बी इन मनी और इन काइंड, मतलब मनी भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। काइंड मतलब जिसका कुछ वैल्यू होगा। लाइक आपने किसी को कुछ सर्विस दिया लेकिन बदले में मनी नहीं लिया, बदले में उनसे कहीं पर जाने का, सपोज आपको यूरोप ट्रिप मिल गया, जाओगे क्या सर? कोरोना के कारण अभी सबको यूरोप ट्रिप भेजो, यूरोप ट्रिप, चाइना ट्रिप, सब जाओ घूम के आओ। जिसको जिंदगी में जो देखने का मन है सब देख के आ जाओ, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज, यूरोप, चाइना, यूएसए। अभी टिकट का बंदोबस्त करता हूँ, जाओ घूम के आओ। सर करो, अभी करो, अभी जाएंगे। किसके मन में ऐसा चल रहा है? Okay. It can be in money or in kind. It covers anything which might be possibly done, given or made in exchange for something else. Further, a consideration need not always flow from the recipient of the supply. Consideration हमेशा जो सप्लाई दे रहा है उसी से फ्लो होगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। It can also be made by a third person. थर्ड पार्टी भी कंसिडरेशन दे सकता है। However,
any subsidy given by the central government or a state government is not considered as a consideration. सब्सिडी देता है ना स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे एलपीजी गैस में हमें सब्सिडी मिलता है कि नहीं मिलता? एलपीजी गैस में हमें सब्सिडी मिलता है। अगर एक गैस का दाम 670 के आसपास होता है सिलेंडर का, एक 670 के सिलेंडर का दाम है, तो बाद में आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 150 रुपीज के आसपास आपको वापस कर देता है। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। ओके, रियल दाम ही लेता है, फिर बाद में बाकी अमाउंट आपको सब्सिडाइज कर दिया जाता है। तो ये जो आपको दिया जा रहा है, ये भी तो आपको विदाउट कंसिडरेशन में दिया जा रहा है। तो यहाँ पर वही पॉइंट है, डिपॉजिट गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ shall not be considered as payment made of such supply unless the supplier applies such deposit as consideration for the said supply. जब तक जो सप्लायर है उसको उस डिपॉजिट को सप्लाई नहीं मानेगा तब तक उसको कंसिडरेशन भी नहीं मानेंगे। इसलिए द टर्म कंसिडरेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 231 of the CGST Act. The said definition has been depicted in the form of a diagram on the next page. Okay, चलो डायग्राम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर डायग्राम देखने से पहले ये वाला पॉइंट देखो। आपने एक आर्टिस्टिक काम किया, आपका आर्ट वर्क सेंट बाय आर्टिस्ट टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन। आप एक आर्टिस्ट हो, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, आप एक आर्टिस्ट हो, एक गैलरी में आपका जो इमेज है वो एग्जीबिशन में लिए सेल मतलब सप्लाई किया गया, लेकिन ये सप्लाई नहीं है। एज नो कंसिडरेशन फ्लोज फ्रॉम द गैलरी टू द आर्टिस्ट। जब एक आर्टिस्ट का इमेज या उसका आर्ट गैलरी में दिया जाता है तो बदले में ये गैलरी आपको कुछ पेमेंट नहीं करता है। पेमेंट कब होता है? अगर कोई आके आपका आर्ट को यहाँ से परचेस करता है। अगर कोई पार्टी आके आपका आर्ट को परचेस करता है तब जाके जीएसटी आएगा। परचेस होगा तो जीएसटी होगा, जब तक परचेस नहीं होगा जीएसटी नहीं होगा। मतलब सिर्फ आपने अपना आर्ट को गैलरी में सेंड किया, ये इसको सप्लाई नहीं माना जाता। सर समझ में आया पॉइंट? प्लीज बताओ। अपना आर्ट को अगर आपको गैलरी में सेंड करना है तो उसको सप्लाई नहीं कहेंगे, लेकिन जिसमें सप्लाई दिख रहा है कि हाँ मैंने अपना आर्ट को सप्लाई किया गैलरी में, लेकिन वो नहीं, जब तक आपको गैलरी में कोई परचेस नहीं करता। सपोज ये जो 2 नंबर बंदा है, ये अगर परचेस करता है देन जीएसटी या सप्लाई माना जाएगा। ओके हाँ सर, ओके सर, आप ही बोलते हो और आप ही जवाब दे देते हो, क्या करें। कंसिडरेशन में एक सिंपल प्रोफार्मा है, देखो एक बार। पेमेंट इन मनी, कंसिडरेशन पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई, ठीक है, बी बाय रिसिपेंट और एनी अदर पर्सन। मतलब या तो आप जिसको दे रहे हो वो ले रहा है या फिर उसके बदले में कोई और, या फिर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरवेरेंस फॉर द सप्लाई। मतलब या तो मनी या फिर मनी जैसा कुछ। किसको दे रहे हो? रिसिपेंट ऑफ एनी अदर पर्सन। बाय रिसिपेंट मतलब या तो जिसको देना है वो रिसीव कर रहा है या फिर कोई और इसके बदले। कंसिडरेशन में आप उसको दे रहे हो जब कोई भी चीज बाइंग या सेलिंग होता है, जब कोई भी प्रोडक्ट बाइंग और सेलिंग होता है तभी ये सिचुएशन होता है कंसिडरेशन। गुड्स परचेस एंड सेल। डिपॉजिट टू बी कंसिडर्ड एज पेमेंट। अगर आप किसी को कुछ डिपॉजिट करते हो उसको भी पेमेंट माना जा सकता है, ठीक है। डिपॉजिट, सपोज आपने डिपॉजिट किया, अभी भी आपको जो मिलना है वो नहीं हुआ। जैसे कि फ्लैट बुक करने के लिए देखो बुकिंग अमाउंट होते हैं ना, बुकिंग अमाउंट को क्या कहेंगे? डिपॉजिट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बुकिंग अमाउंट ऑल्सो कहेंगे उसको डिपॉजिट। सपोज डिपॉजिट टू बी कंसिडर्ड एज पेमेंट only when the supplier applies such deposit as consideration for the said supply. अगर सप्लायर उसको कंसिडरेशन मानता है पर्टिकुलर डिपॉजिट को, एक 50 लाख का फ्लैट है, डिपॉजिट अमाउंट 1 लाख है। अब यहां पर देखा जाएगा नॉर्मली इसका कंसिडरेशन क्या है फ्लैट का? हेलो, फ्लैट का कंसिडरेशन क्या है? 50 लाख है, लेकिन आपको मिला कितना? फ्लैट ओनर को जो सप्लायर ऑफ द सर्विस है मतलब या फिर गुड्स है 1 लाख मिला। अब डिपेंड करता है when the supplier applies such deposit as consideration for the said supply, तभी उसको कंसिडरेशन माना जाएगा। अगर वो नहीं मानेगा तो नहीं। एक्सक्लूडिंग सब्सिडी, लेकिन किस चीज को हम लोग कंसिडरेशन नहीं मानेंगे? कंसिडरेशन नहीं मानेंगे सरकार की तरफ से हमें जो सब्सिडी मिलता है, जैसे मैंने अभी एलपीजी सब्सिडी के बारे में बात किया। इज इट क्लियर टू यू सर? कंसिडरेशन क्लियर है कि नहीं है प्लीज बताना। चुप क्यों हो सर, बताओ।
हाँ सर। एनी ट्रांजैक्शंस, ये देखो ये क्या सोच रहा है बंदा, देख रहे हो कार्टून देख रहे हो, एनी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और एंड सर्विस विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट एज सप्लाई अनलेस इट इज डीम्ड टू बी सप्लाई अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो जब भी आपको कंसिडरेशन पूछेगा ना जीएसटी में, उसका जवाब ये है, ठीक है, एनी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और सर्विस विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट अ सप्लाई, जिसमें कंसिडरेशन नहीं उसको सप्लाई नहीं मानेंगे unless it is deemed to be supply under schedule 1 of the CGST act। शेड्यूल 1 में एक्सेप्शनल पॉइंट है ना, जैसे प्रिंसिपल एजेंट वाला है ना, अगर शेड्यूल 1 में कुछ अलग से कहा गया है जिसमें कंसिडरेशन बिना भी हम उसको सप्लाई मान सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया जीएसटी में कंसिडरेशन। आई होप कि आपको कंसिडरेशन का लॉ का मतलब तो पता था सर, लेकिन कंसिडरेशन में जीएसटी में कंसिडरेशन का मतलब आज पता चला। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, हम लोग बार बार एक चीज कहते हैं, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, मतलब बिजनेस को आगे बढ़ाना ही ना, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट है। GST is essentially a tax only on commercial transactions. Hence, only those supplies that are in the course of furtherance of business qualify as supply under GST। मतलब जिस चीज को आप आगे बिजनेस करने के लिए करोगे, जिस चीज को आप आगे बिजनेस करने के लिए करोगे, उसी को फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कहते हैं। अगर कोई काम, इफ एनी वर्क और एक्शन, इफ एनी वर्क और एक्शन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो उसमें जीएसटी नहीं आएगा। आप बात को समझना, अगर आपका कोई वर्क या फिर आपका कोई एक्शन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो वो सप्लाई नहीं ट्रीट होता। ओके, देखो इसके लिए बिजनेस का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बिजनेस का डेफिनेशन पहले भी बताया था, ये देखो बिजनेस का डेफिनेशन पहले भी मैंने आपसे बताया था, एनी ट्रेड कॉमर्स, एनी ट्रेड और कॉमर्स, चाहे वो मैन्युफैक्चर हो, प्रोफेशन हो, एटसेट्रा, इवन इफ देयर इज नो मॉनेटरी बेनिफिट, अगर वहां पर कोई मॉनेटरी बेनिफिट ना भी हो, लेकिन अगर वो ट्रेड के है, अगर वो कॉमर्स है, अगर कॉमर्स और ट्रेड में क्या फर्क है, ट्रेडिंग मतलब बाइंग सेलिंग। हेलो, आप लोग ये वाला डिफरेंस जानते हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड कॉमर्स? आप लोग बचपन से जब से कॉमर्स पढ़ते हो तब से आप लोग एक ही चीज सुनते हो, कॉमर्स कॉमर्स कॉमर्स। आज तक आप लोगों ने कभी फाइंड आउट किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स? कोई बता सकते हो कॉमर्स का मतलब मुझे? कोई बता सकते हो? डिंकी, औत्रिव, सोइकत, शिवम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स? ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सबको मेरा आवाज तो आ रहा है ना? तो फिर एकदम साइलेंट किलर के जैसा क्यों बैठे हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स? तो जो चीज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कैरी ऑन करने के लिए चाहिए। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स के सर्विसेज को कैरी ऑन करने के लिए चाहिए। वेरी गुड सर। कॉमर्स हाँ। मतलब जिसमें सर्विस भी रहेगा। वेरी गुड। बेसिकली कॉमर्स ना सर्विस सेक्टर को बताते हैं, तब भी हम उसको कॉमर्स कहेंगे। ट्रेडिंग करना मतलब देखो सबसे पहले क्या हुआ, स्टेज क्या है, सबसे पहले प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। थैंक यू डिंकी। सबसे पहले प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। जैसे ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया या सर्विस भी मैन्युफैक्चर होता है, ओके, प्रोडक्ट और सर्विस मैन्युफैक्चर हुआ, फिर उसका ट्रेडिंग हुआ, मतलब बाइंग हुआ, सेलिंग हुआ। अब बाइंग सेलिंग के बाद जो इसको बेसिकली सेल किया, उसका आफ्टर सेल सर्विस होना चाहिए ना। एक होता है आफ्टर सेल सर्विस, एक होता है बिफोर सेल सर्विस। जैसे प्रोडक्ट सेल करने से पहले आपको समझा जाता है कि व्हाट इज द फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट, हाँ, इस प्रोडक्ट को लेके आपको क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वट एवर। तो एक होता है आफ्टर सेल्स, एक होता है बिफोर सेल्स। ये जो बिफोर सेल, सेल से पहले आपको डेमो दिया जाता है ना, कोई भी प्रोडक्ट सेल से पहले आपको डेमो दिया जाता है, देखने दिया जाता है। ये जो प्रोडक्ट सेल करने से पहले डेमो या प्रोडक्ट का कुछ भी प्रॉब्लम हो, सेल के बाद अगर प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो, आपको सर्विस दिया जाता है। तभी तो आप स्मार्टफोन परचेस करने से पहले देखते हो कि कंपनी, नॉट ओनली स्मार्टफोन, इन एनी गुड्स,
स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक हो या मशीनरी पार्ट्स हो, आप एक चीज जरूर देखते हो, वारंटी और गारंटी। देखते हो कि नहीं देखते? वारंटी गारंटी अगर नहीं है ना तो आप गुड्स या सर्विस लेना पसंद नहीं करते। तो आपको वारंटी गारंटी सबको चाहिए, और ये वारंटी गारंटी बेसिकली आफ्टर सेल सर्विस है ना, दैट इज द पार्ट ऑफ कॉमर्स। जो कंपनी ये देता ही नहीं है, कॉमर्स एक बिग वर्ड है, मैन्युफैक्चरिंग करना ट्रेडिंग करना ओके है, लेकिन अगर आपका कॉमर्स पार्ट मिसिंग है ना, आपका बिजनेस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा बात, ट्रेडिंग में बहुत अच्छा बात, लेकिन अगर आपके बिजनेस पे ये वाला पार्ट मिसिंग है तो बिजनेस का आगे बढ़ना मुश्किल है, फर्दर इन सब बिजनेस मुश्किल है। समझ में आया ना सर? आज शायद बहुत लोग सीखा कि कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स का मतलब सर्विस होते हैं। ओके सर, तो जो भी हो, मॉनेटरी बेनिफिट हो या ना हो, ठीक है, उसमें और एक चीज देख लो, एनी एक्टिविटी इंसिडेंटल और एंसिलरी टू इट, मतलब बिजनेस रिलेटेड उसके साथ जुड़ा हुआ कोई एक्टिविटी अगर उसके साथ है, एनी एक्टिविटी ऑफ सेम नेचर इवन इफ नो वॉल्यूम और कंटिन्यूटी, ठीक है, अगर उसमें कोई वॉल्यूम ना हो, कंटिन्यूटी ना हो, सप्लाई और acquisition of goods including capital goods or service in connection with commencement closure of business, provision of facilities of club and associations to its member for consideration, admission for consideration to any premises, service as a holder of office accepted in course, furtherance of trade profession etc, activities of a race club including by way of totalizator, मैं समझाता हूँ टोटलाइजेटर क्या है, और ए लाइसेंस टू बुक मेकर और एक्टिविटीज ऑफ ए लाइसेंस्ड बुक मेकर इन सच क्लब, एनी एक्टिविटी का गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी एज पब्लिक अथॉरिटीज, ये सब को बिजनेस कहा जाता है। सर कुछ एग्जांपल बताओ तो मजा आएगा ना? यस सर, चलो थोड़ा मजा लेते हैं। सर साइंस का मजा लेने जैसा तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं सर, साइंस का मजा लेने जैसा नहीं होगा, जीएसटी का मजा लेंगे। ओके सर, एक चीज हमेशा याद रखना, बिजनेस किसको कहते हैं? किसी भी बिजनेस को कंप्लीट होने के लिए ये वाला लाइन प्लीज याद रखना, फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजैक्शन इज नॉट अ प्री रिक्विजिट। मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा, नॉर्मली बिजनेस को हम लोग यही सोचते हैं कि बिजनेस फ्रीक्वेंटली होगा, बिजनेस ऑलवेज वॉल्यूम में होगा, बिजनेस ऑलवेज कंटिन्यूएशन में होगा, बिजनेस ऑलवेज रेगुलरिटी में होगा, बिजनेस ऑलवेज ट्रांजैक्शंस करता जाएगा इस तरह से, लेकिन ये बिजनेस होने के लिए प्री रिक्विजिट नहीं है। समझ में आया? नहीं है, जरूरी नहीं, एक ट्रांजैक्शन को भी बिजनेस माना जा सकता, ओनली वन ट्रांजैक्शन इन ए ईयर, वन ट्रांजैक्शन इन ए ईयर को भी सप्लाई माना जा सकता है। पॉइंट समझ रहे हो? एक ट्रांजैक्शन इन ए ईयर, साल में एक ही ट्रांजैक्शन है, या फिर 10 साल में एक ही ट्रांजैक्शन है, 10 इयर्स में एक ट्रांजैक्शन, उसको भी बिजनेस या सप्लाई माना जा सकता है। तो वेरी बिग वर्ड, कुछ केस स्टडीज देखो, क्लैरिटी आएगा। ऋषभ buys a car for his personal use and after a year sells it to a car dealer. Sales of car by Rishabh to car dealer is not a supply under CGST Act because said supply is not made by Rishabh in the course of furtherance of business. वो कार लेके डीलर को बेच दिया, वो उसका कार का डीलिंग नहीं है, इसलिए ऋषभ का डीलर को कार बेचना जीएसटी सप्लाई में नहीं आएगा। समझ में आया सर? इजी था, नो प्रॉब्लम इज देयर। लेकिन ये सब केस स्टडीज याद रखना, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मणिकर्णिका, सर नाम तो बहुत महान नाम है, किसका नाम है जानते हो ना सर? क्वीन ऑफ झांसी, फर्स्ट लेडी फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, अपने दम पे, अकेला अपने दम पे ब्रिटिश को घुटने में टेक दिया था सर, अपना बेटा को कंधे में चढ़ा के अकेला अपने दम पे लड़ाई लड़ा था, जहां पर सब राजा लोग इंडिया का, ऑल द किंग ऑफ इंडिया ऑन दैट टाइम ब्रिटिश का चमचागिरी कर रहा था। एक लड़की झांसी की रानी, आज उत्तर प्रदेश में है झांसी, अपने दम पे। ये भोपाल है ना, ये भोपाल में जो फोर्ट है, वो भोपाल फोर्ट में जो बहुत फेमस राजा था उन टाइम का, वो भी गद्दारी कर लिया था ब्रिटिश के साथ, चमचागिरी करके अकेला लड़ा था। ऐसा फेमस नाम है ये, जो भी हो। लेकिन यहाँ पर हमको जीएसटी पढ़ना है। Manikernика sold her old gold bangles and earnings to a Abhushan Jewelers
Sale of gold jewelry by an individual to a jeweler will not constitute supply, as the same cannot be said to be in the course of furtherance of business of the individuals. यहाँ पर इंडिविजुअल्स बिजनेस नहीं करना है सर, वो बस अपना गोल्ड ज्वेलर को दे दिया, सेल कर दिया अपना अर्निंग के लिए, ये भी सप्लाई नहीं है, इसके ये भी जीएसटी में नहीं आता। ओके, सुंदरम आचार्य, देखो ध्यान से देखो, सुंदरम आचार्य a famous actor, सुंदरम आचार्य एक फेमस एक्टर है, paint some paintings and sells them. The consideration from such a sale is to be donated to a charitable trust. Kind human. Sorry शिवम, तेरा वाला एग्जाम्पल यूज नहीं कर पा रहे हैं, सलमान खान का सल्लू भाई का being human है, ऐसा ही कुछ यूज किया। Kind human. The sale of paintings by the actor qualifies as a supply. ये जो एक्टर ने अपना पेंटिंग सेल किया ना, चैरिटी के लिए किया, ध्यान से देखना, चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए किया, डोनेट करने के लिए सेल किया, ताकि कोई उसका पेंटिंग खरीदे और उसके बाद उसको चैरिटी करे, लेकिन फिर भी इसको सप्लाई कहा जाता है, फिर भी इसको सप्लाई कहा जाएगा। सर चैरिटी कर रहा है, अरे छोड़ो यार चैरिटी, आप बड़े एक्टर हो ना, आपको छोड़ा नहीं जाएगा, जो भी हो। अगर आप किसी भी तरह से अपना, आप कोई पावरफुल हो, ठीक है, यू आर अ पावरफुल समवन, अगर आप अपना पेंटिंग्स वगैरह सेल करके चैरिटी के लिए कुछ देना चाहते हो, ठीक है, तो वो सप्लाई माना जाएगा। जैसे सचिन तेंदुलकर अपना बैट किसी को सेल करके, सचिन अपना बैट किसी को सेल करके फिर चैरिटी में दान करना चाहते हैं, तो सप्लाई माना जाएगा। सौरव गांगुली का वो वाला चीज आपको पता है ना, वो लॉर्ड्स में अपना टी शर्ट खोल के उड़ाया था इंग्लैंड के साथ जीत के नेटवेस्ट ट्रॉफी में 2003। आई होप कि आप लोगों ने वो वाला सीन देखे होंगे, बहुत ही पावरफुल दिन था इंडिया के लिए, क्योंकि इससे पहले इंडिया इतना अच्छे से फॉरेन में जाके नहीं जीतता था। तो गांगुली सबको बोला था कि लॉर्ड्स के बालकनी में कि सबको ही मिलके, क्योंकि एंड्रू फ्लिंटअप बोल के इंग्लैंड का एक प्लेयर था, उसने बॉम्बे में आके इंडिया को हरा के वानखेड़े स्टेडियम इन मुंबई में टी शर्ट खोल के पूरा स्टेडियम घुमा था और एकदम अपना रुतबा दिखाया था। तो सौरव गांगुली ने उसका बदला लिया था। तो जो भी हो, बाद में बहुत, क्योंकि क्रिकेट में ऐसा इतना ना चलता नहीं है, फुटबॉल में होता है, गोल करके टी शर्ट ओपन करके पूरा स्टेडियम घूमना फुटबॉल में होता है, बट क्रिकेट में ऐसा कल्चर नहीं है, लेकिन गांगुली ने किया था। तो वो टी शर्ट का वैल्यू आज बहुत है, जानते हो, वो जो टी शर्ट है ना गांगुली का, वो टी शर्ट का दाम देने के लिए लोग करोड़ों रुपया देने के लिए रेडी है, 10-20 करोड़ों में बिक जाएगा। तो अगर गांगुली ऐसा करते कि अपना टी शर्ट किसी को सेल करने के लिए देता है और बाद में वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए देता है, तो उसको भी सप्लाई माना जाएगा। हेलो सर, समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ सर। समझ में आ रहा है ना सर? हाँ। ओके, ये वाला देखो, ये वाला केस देखो, रॉयल टर्फ रेस क्लब। Royal Turf Race Club is engaged in facilitating the wagering, betting transaction on horse placed through totalizator. Totalizator क्या है जानते हो? Totalizator मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है, जानते हो, ये ना नॉर्मली रेस कोर्स में रहते हैं जो टोटलाइज करते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा है, टोटलाइजेटर मतलब is a computerized device that pools the wager or debt after deduction of charges and statutory taxes of various punters. punters कौन होते हैं? जो लोग रेस कोर्स में पैसा लगाते हैं। अब लोग रेस कोर्स में कभी देखे हो ना पैसा लगाते हुए मूवीज वगैरह में, या फिर अपने कोलकाता में भी रेस कोर्स है, मुंबई में एंड कोलकाता में, दोनों शहरों में रेस कोर्स आपको दिखेगा। ऐसे देखने में कुछ है। अगर आप लोग कभी विक्टोरिया मेमोरियल घूमने जाते हो कोलकाता में, अभी मत जाना सर, अभी कोरोना है, बहुत डरने का सिचुएशन है, और वो सब एरिया तो रिच लोगों का एरिया है, तो और ज्यादा मुश्किल है उधर। रेस कोर्स में अगर आप कभी जाते हो, जा सकते हो, ये अपना सुमित है ना, इसका कुछ जान पहचान है। ये देखो, ये कोलकाता रेस कोर्स ही निकला, रेस कोर्स लिखते ही कोलकाता रेस कोर्स ही आ गया। दिस इज रेस कोर्स, दिख रहा है आपको? तो वेरी फेमस रेस कोर्स है ये, कोलकाता के हार्ट में है, मैदान एरिया में, आपको दिख रहा है। टीवी में मैच भी होता है इसका, बहुत ही बड़ा है। ऐसे रेस कोर्स में जो पांटर्स होते हैं ना, रेस कोर्स में पैसा वगैरह लगाते हैं, इसका कंपटीशन भी होते हैं, ठीक है। तो एक तरह का गेम भी है, और उसके साथ साथ इसमें जुआ भी होता है, ठीक है, लीगल है, गवर्नमेंट अंडरस्टैंड, मतलब
गवर्नमेंट के पर मतलब इसमें होता है, स्कैनर में होता है, ठीक है, बहुत ही देख रेख के साथ होता है ये, बहुत ये देखो टर्फ क्लब कहते हैं इसको। कोलकाता रेस कोर्स इन हेस्टिंग्स, जगह का नाम है हेस्टिंग्स। लार्जेस्ट हॉर्स रेस एवेन्यू इन इंडिया, लार्जेस्ट हॉर्स रेस वेन्यू इन इंडिया। रेस कोर्स वाज बिल्ट इन 1820। ये देखो, देख रहे हो विक्टोरिया मेमोरियल, मैंने आपको बोला ना, ये देखो जस्ट बिसाइड विक्टोरिया मेमोरियल हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन है, जस्ट वहां पर है। The races are held for the month of July to September and again from November to March. Okay, डिटेल्स आप लोग बाद में जानकारी ले लेना, लेकिन पैसा लगा के डूबना मत सर। बोलेगा सर ने बताया था रेस कोर्स में पैसा लगाने के लिए। नहीं रे बाबा, हम किसी को पांटर नहीं बनने देना चाहते, लेकिन जो भी हो आपको जानना जरूरी था कि क्या खेल है। तो बेसिकली ये जो टोटलाइजेटर जो डिवाइस है, कंप्यूटर डिवाइस, ये क्या करते हैं, ये वेजर और बेटिंग का जो पूरा जो हिसाब किताब है, कौन कितना पैसा लगाते हैं, मतलब हु डिपॉजिट हाउ मेनी मनी, एंड आफ्टर दैट जो भी उसका स्टैट्यूटरी टैक्सेस है, नॉर्मली फ्लैट 30% टैक्स रेट है। ये विनिंग गैम्बलिंग में फ्लैट 30% का टैक्स रेट है इनकम टैक्स में, साथ में जीएसटी पर भी में जो भी होगा वो बाद में देखा जाएगा। ये पांटर्स में जो भी, पांटर्स को जो भी दिया जाता है ना, ऑल्सो डिवाइड्स दी टोटल वेजर अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द विनिंग पार्टनर, विनिंग पार्टनर्स, मतलब जो जीतता है उसका वैल्यू भी कैलकुलेट किया जाता है। तो बेसिकली सर यहाँ पर हुआ क्या है, देखो सर क्या हुआ। रॉयल टर्फ रेस क्लब इन एंगेज इन फैसिलिटेटिंग द वेजरिंग बेटिंग ट्रांजैक्शन ऑन हॉर्स प्लेसेस थ्रू टोटलाइजेटर for providing the service of facilitating wagering transactions. Royal Turf Race Club gets commissions which is deducted and retained by the club from the total bet value. Said service of amount to supply as the activities of a race club are included in business. मतलब टोटलाइजर के थ्रू से जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ और क्लब को जो भी दिया गया, ठीक है, वो टोटलाइजर के थ्रू से हिसाब करके पांटर का पैसा, पांटर को देने के बाद क्लब को जो पैसा दिया जा रहा है, लाइक रॉयल टर्फ रेस क्लब को जो भी पेमेंट मिल रहा है एट द बाय द डिवाइस ऑफ टोटलाइजेटर, तो वो जो डिवाइस के थ्रू से दिया जा रहा है ना, उसको भी बिजनेस में इंक्लूड किया जाता है और वो भी सप्लाई है। There is no exception to this course of furtherance of business, that is import of service for a consideration. Consideration is always there, इसका कोई substitute और exception नहीं है। आपको समझ में आ रहा है सर? अलग अलग वैल्यू हो सकता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है, अलग अलग केस, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाए ये सप्लाई ऑफ सर्विस है क्या। जैसे देखो ये वाला देखो, एंट्री के लिए भी सप्लाई माना जा सकता है। सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू सर्कस, सिनेमा हॉल्स, अम्यूजमेंट पार्क। सर ये कहाँ है सर? अपने कोलकाता में दीदी ने बनाया ना इको पार्क, बहुत भीड़ होता है, बाप रे बाप, डर लग जाता है। इंक्लूडिंग थीम पार्क, वाटर पार्क, अरे है ना अपने यहाँ पर एक्वाटिका, इंडिया का सबसे बड़ा मुंबई में है सर, एसएल वर्ल्ड, नाम सुने हो आप लोग? कभी मुंबई जाओगे तो एसएल वर्ल्ड जाना सर, बहुत बड़ा है वाटर पार्क में। जो भी हो, थीम पार्क, वाटर पार्क एटसेट्रा आर कंसिडर्ड एज सप्लाई एज दीज आर सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन ऑफ पर्संस टू एनी प्रीमाइसेस फॉर ए कंसिडरेशन। तो इसको भी बिजनेस में माना जाता है। ओके सर, और एक तो देख लो, बिजनेस कितना तरह का हो सकता है और उसमें सप्लाई कितना तरह का माना जा सकता है। ये रेसिडेंट वेलफेयर, एक रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स है वो, जिसको हम लोग कोलकाता में सोसाइटी कहते हैं ना, कोलकाता में सोसाइटी कहते हैं इसको, वो फ्लैट कॉम्प्लेक्स होता है ना उसको। एक रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, वो प्रोवाइड करता है सर्विस टू डिपोजिटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ द रेसिडेंट इन लीव ऑफ सम नॉमिनल चार्जेस। सपोज एक सोसाइटी है, फ्लैट का सोसाइटी है, जहां पर 50 फ्लैट्स है। तो वो जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है वो क्या करता है, बोलता है कि आप सबका इलेक्ट्रिसिटी हम लोग डिपॉजिट करवा देंगे, बदले में पर डिपॉजिट के हिसाब से आप लोग मंथली 50 रुपीज करके दे देना, मेंटेनेंस एंड बाकी काम के लिए, जिसको सेंड करना है, बिल जमा करना है। ठीक है सर, आजकल ऑनलाइन हो जाता है सर, ऐसा भी बहुत लोग हैं जिनको ऑनलाइन समझ नहीं आता, ओल्ड एज पीपल्स, ठीक है, जिनको टाइम नहीं है, काफी हाई फाई ऑफिसर्स है, उतना टाइम नहीं मिलता, तो बहुत लोग हैं। तो जो एक मिनिमम चार्जेस में करते हैं, इसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। ये जो मिनिमम चार्जेस ले रहा है ना, प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय ए क्लब और एसोसिएशन और सोसाइटी टू इट्स मेंबर इज ट्रीटेड एज सप्लाई एज दिस इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। सर ये तो चैरिटी था। नहीं रे बाबा, फ्री में करता तो चैरिटी, पैसा लिया ना, सर्विस है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। समझ में आ रहा है? सप्लाई ऑफ सर्विस कितना तरह का हो सकता है।
नेक्स्ट दिन हम लोग सप्लाई लिवाइबल टू जीएसटी करेंगे, ठीक है। आज तो सप्लाई ऑफ सर्विस काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने डिस्कशन किया। मैं आज मेरा डिस्कशन मेरे लिए इतना तक ही रहेगा। मैं आपके सामने आ रहा हूँ, अगर कुछ सवाल वगैरह हो तो कर सकते हो।